जिन शॉय के मन में अक्सर यही विचार आता था, क्या मेरी किस्मत में असफलता ही लिखी है। संभावनाओं से भरपूर इस युवा की उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई थी। बड़े होते समय उसके मन में हमेशा यह विश्वास नहीं था। एक समय था जब उसके पास भी अन्य लोगों की तरह महत्वाकांक्षी लक्ष्य और बड़े सपने थे। उदाहरण के लिए, ऐसा ही एक उदाहरण वह दिन था जब उन्होंने शॉय कबीले के सबसे छोटे बच्चे के रूप में पहली बार तलवार थामी थी। बचपन में जिनको विश्वास था कि उनके भविष्य में उनके पिता और भाई बहनों की तरह ही बड़ी सफलता, सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। हालांकि जिनमें कोई प्रतिभा नहीं थी। पीढ़ियों से शॉय कबीले के सदस्य 13 वर्ष की आयु तक एक स्टार शूरवीर बन जाते थे। परिवार के 1000 वर्षों से अधिक लंबे इतिहास में ऐसा एक भी बच्चा नहीं था जो 14 वर्ष की आयु से पहले एक स्टार शूरवीर बनने में असफल रहा हो। एक औसत शॉय 16 वर्ष की आयु तक 3 सितारा शूरवीर बन जाता था तथा बाद में 20 वर्ष की आयु से पहले 5 सितारा शूरवीर बनकर विश्व की यात्रा करता था। लेकिन जब जिन एक स्टार नाइट बने तब उनकी उम्र 25 वर्ष थी। यहाँ तक कि एक ऐसा जोकर भी, जिसमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है, यह उपलब्धि हासिल कर सकता है, बशर्ते वह पर्याप्त प्रयास करे। क्योंकि उन्होंने जिन के उल्लेखनीय प्रयासों को देखा था, इसलिए उसके भाई बहनों ने उसे मारे बिना ही निर्वासित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझमें कोई प्रतिभा नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपने परिवार को छोड़ने के बाद जिनको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी प्रतिभा तलवार के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में थी। जादू। जिन जादू में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। जब वह लक्ष्यहीन तरीके से भटक रहा था, तो वह संयोगवश एक जादूगर का शिष्य बन गया और 3 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद छाया के देवता ने उसे एक अनुबंध की पेशकश की। वह अपने युग का महान जादूगर बनने की दिशा में एक ठोस राह पर था। छाया का देवता शनि एक ऐसा प्राणी था जिसकी सभी जादूगरों को चाहत थी। इसके अलावा जिन को पता चला कि उसे शनि से तलवार भी उपहार में मिली थी। लगता है बचपन से ही किसी को तुमसे दुश्मनी थी। एक मामूली से श्राप के कारण तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए। शायद यही वजह रही होगी कि मैं तुमसे इतना मोहित हो गया। मामूली। शनि ने इस तरह से उस अभिशाप का वर्णन किया जो जिनकी प्रतिभा को दबा रहा था। एक 9 सितारा जादूगर इस अभिशाप का कारण था, जिसे ब्लेडेड इल्यूजन कहा जाता था। कहने की जरूरत नहीं कि जिनको इस बात का पता नहीं था कि उसे श्राप मिला है। जब तक कि शनि ने उसे इसकी जानकारी नहीं दी, शनि ने आसानी से उस अभिशाप को दूर कर दिया जो जिनको पीड़ा दे रहा था। जिनके शरीर के अंदर छिपी रक्तलाल जंजीरें छायाओं द्वारा अवशोषित कर ली गईं। अब आप एक अद्वितीय जादुई तलवारबाज बन सकते हैं। मैं उत्साह से आप पर नजर रखूंगा। ये सच था। शनि जिन ने तलवार उठाई जिसे उसने एक बार फेंक दिया था। हर झटके के साथ वह के शब्दों का पालन करते हुए महारत के नए स्तरों को छू रहा था। शॉय के इतिहास की सबसे बड़ी विफलता जिन शॉय अब नहीं रही। एक हाथ में जादू, दूसरे में तलवार। 10 साल के अंदर ही वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे अपने कबीले से छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस परिवार ने उसे अलग कर दिया था। अब बस उसे इतिहास का सबसे शक्तिशाली जादुई तलवारबाज बनना था और दुनिया पर राज करना था। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच असफलता के लिए ही बना हूँ। खांसी। जिन ने मुंह भर खून थूका। उसकी आंखों, नाक और कानों सहित हर जगह से खून बह रहा था। मौत उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसे अपने जादू या शनि की शक्ति का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला था। 3 9 सितारा शूरवीरों ने अचानक गुप्त साम्राज्य की राजधानी पर हमला कर दिया था और जिनको उनकी तबाही के दौरान नींद में एक घातक घाव मिला था। डॉट 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 डॉट। नींद में एक अकेला 9 सितारा शूरवीर आधे दिन में अकिन साम्राज्य के आकार के राष्ट्र को नष्ट कर सकता था। और चूंकि उनमें से 3 ने राजधानी शहर पर हमला किया था, इसलिए जिन कुछ नहीं कर सकता था। वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका, क्योंकि उसने अभी अभी प्रशिक्षण समाप्त किया था और थकावट के कारण सो गया था। उसकी मौत कितनी हास्यास्पद थी। वह इस बेतुकी हरकत के कारण पागलों की तरह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके खून से भरे मुंह से बस उन्मादी हंसी ही निकल रही थी। वह मौत के दरवाजे पर था और कोई भी उसके साथ नहीं था। न तो उसका शिक्षक जिसने उसकी देखभाल की, न ही उसके भाई बहन और परिवार ने, जिन्होंने उसे त्याग दिया था, कोई भी व्यक्ति नहीं। यहाँ तक कि शनि ने भी कोई सहायता नहीं भेजी। स्वर्ग ने मुझे यह अवसर देकर उसे तुरंत छीन लेने की जहमत क्यों उठाई? और इसलिए जिन शॉय ने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उनमें कोई पुरानी भावनाएं नहीं थी, फिर भी उन्हें अपने जीवन को लेकर बहुत पछतावा था। अध्याय 1। वाह ओ वाह, क्या मरते समय बच्चे का रोना सुनना सामान्य बात है। जिन ने मन ही मन सोचा, क्या उसे खून की कमी के कारण श्रवण संबंधी भ्रम हो रहा था, या क्या पड़ोसी का बच्चा 9 सितारा शूरवीरों के हमले से रो रहा था? अगर यह बाद वाला होता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता। गुप्त साम्राज्य आज ही गिर जाता, इसलिए कोई भी नवजात शिशु इस विनाश से बच नहीं सकता था। मैं इसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरों की मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा शरीर 2 हिस्सों में कट गया। मुझे उम्मीद है कि मैं दुखी दुनिया के बजाय आनंदमय दुनिया में पुनर्जन्म लूंगा। वाह, रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। उसे आश्चर्य नहीं होता अगर बच्चा जोर जोर से रोने की वजह से दम घुटने से मर जाता। कितनी दयनीय मौत है। मैं अपने सामने एक बच्चे को भी नहीं बचा सका। उसकी दृष्टि अंधकार से भर गई। बच्चे के रुकने का कोई संकेत नहीं था। शर्मिंदगी सहते हुए और असहाय होकर सुनते हुए, जिनको आश्चर्य हुआ कि वह अभी तक क्यों नहीं मरा। न केवल उसे अनगिनत घातक घाव मिले थे, बल्कि उसके शरीर को कमर से 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके लिए अगले 10 सेकंड तक जीवित रहना संभव नहीं था। फिर भी उसका रोना कभी बंद नहीं हुआ। रुको, आवाज मेरे शरीर से आ रही है। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जिनी वह व्यक्ति था जो चीख रहा था। आज 9 सितंबर 1780 था। तलवारबाजों के कबीले के सबसे छोटे बेटे जिन शॉय का जन्म हुआ। उनके पुनर्जन्म को 100 दिन बीत चुके हैं।
जिन अब कुशलता से रेंग कर चल सकता था और उसके सामने जो सत्य सामने आ रहा था उसे स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ले चुका था। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह दूसरों को यह समझा सके, क्योंकि वह मुश्किल से ही कोई शब्द बना पाता था। और अगर मैं 5 साल की उम्र के बाद लोगों को बताऊं तो भी कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि मेरे दिमाग में 28 साल की यादें हैं। वे इसे बच्चों का मजाक या भ्रम मानकर टाल देते थे। अगर वह परिवार का विस्तृत इतिहास या रहस्य बताता तो कुछ लोग उस पर यकीन कर सकते थे। हालांकि उसके साथ शापित बच्चे जैसा व्यवहार किए जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इसलिए जिन को एक बार फिर भयानक शॉय कबीले के सबसे छोटे बेटे के रूप में रहना तय हुआ। रंकनडेल कबीले का सबसे छोटा बच्चा, यह एक अविश्वसनीय विशेषाधिकार था। दुनिया में रहने वाले अधिकांश लोग शॉय के सबसे छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेना एक असाधारण आशीर्वाद मानते हैं। हालांकि जिनको नुकसान हुआ, मैं एक साधारण परिवार में पुनर्जन्म लेना पसंद करता। ऐसी स्थिति में उसे अपनी स्थिति की सच्चाई स्वीकार करने में 100 दिन नहीं लगते। उसका पुनर्जन्म उसी परिवार में उसी बच्चे के रूप में उसी दिन हुआ जिस दिन उसका पिछला जन्म हुआ था। दूसरे शब्दों में उसे संभवतः अपने पिछले जन्म की तरह ही प्रतिभाएं प्राप्त थीं। तलवारबाजी और जादू। हालांकि शॉय को जादू से नफरत थी। जादूगरों का कबीला, सुमन कबीला, शॉय का सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर से शॉय का सबसे छोटा बच्चा। मुझे आश्चर्य है कि क्या शनि द्वारा दूर किया गया अभिशाप अभी भी मुझ पर है। मैं इस परिवार से कैसे भागूं और इस बार जादू कैसे सीखूं? शॉय साम्राज्य छोड़े बिना उनके लिए जादू सीखना संभव नहीं था। यदि शनि द्वारा हटाया गया अभिशाप उसे पुनः प्रभावित कर रहा होता तो वह तलवारबाजी भी नहीं सीख पाता। जैसे ही वह गहराई से विचार करने लगा, जिनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसका शरीर उसके मन की बात नहीं मान सका और अपनी प्राकृतिक जरूरतों का विरोध नहीं कर सका, और इसलिए वह गहरी नींद में सो गया। उनके पुनर्जन्म को 1 वर्ष बीत चुका है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, एक एक दिन। जिन अब भविष्य के लिए योजनाएं बनाने से थक चुका था, उसका शरीर कभी भी झपकी लेने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था और वह एक अवाक बच्चे के रूप में जीने से उब चुका था। मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। ये बहुत निराशाजनक है। मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। वह सिर्फ बोतल से दूध पी सकता था और जब समय आता तो सो जाता था। और जब भी वह अपने डायपर में पेशाब करता तो देवती आकर उसे बदल देती। ये जिन के लिए बेहद शर्मनाक अनुभव था, क्योंकि उनका दिमाग एक वयस्क व्यक्ति जैसा था। पूरे वर्ष के दौरान उनकी दैनिक दिनचर्या यही थी, कदम कदम। एक महिला जिनके कमरे में दाखिल हुई, वह घर की मालकिन थी, रोजा शॉय। उसके बाल काले थे और उसकी सीधी नुकीली नाक पर एक तीखी नजर थी। अपने आकर्षक आकर्षण के बावजूद वह काफी चतुर और दबंग दिखती थी, जिसके कारण उसे दूसरों से ब्लैक पैंथर का उपनाम मिला। क्या तैयारियां पूरी हो गईं, देवती? बेशक मैडम, आज वो दिन है जब युवा मास्टर चयन करेंगे, इसलिए मैंने हर चीज पर विशेष ध्यान दिया है। अच्छा, तो फिर चलो तुरंत चलें। उनकी बातचीत से जिनको एहसास हुआ कि आज उसका जन्मदिन था। शॉय परिवार के बच्चे अपने पहले जन्मदिन पर चयन नामक एक विशेष अनुष्ठान से गुजरते हैं। यह एक अनुष्ठान था जिसमें वयस्क लोग फर्श पर दर्जनों वस्तुएं बिछा देते थे तथा बच्चे को उनमें से किसी एक वस्तु की ओर रेंग कर जाने तथा उसे पकड़ने के लिए कहते थे। एक अंधविश्वास था कि जब बच्चा कोई वस्तु चुनता है तो वो वस्तु बच्चे के भविष्य और भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। अजीब बात यह है कि शॉय इस अंधविश्वास से ग्रस्त थे। रोजा ने जिनको उठाया और महल के केंद्रीय हॉल में चली गई। हॉल के बीच में एक आदमी खड़ा था, दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे हुए। वह जिनके पिता थे, जो वर्तमान युग के सबसे शक्तिशाली शूरवीर सोहमवीर शॉय थे। पिता, ये जिनका अपने पुनर्जन्म के बाद अपने पिता से पहली बार मिलना था। अर्धदेव क्षेत्र में पहुंचने के बाद सोहमवीर बहुत कम ही महल में मौजूद रहता था। वह हमेशा किसी सुदूर स्थान पर युद्ध लड़ने या प्रशिक्षण लेने में व्यस्त रहते थे। और मेरे भाई बहन, उनके 12 भाई बहन भी उपस्थित थे। हालांकि उन्होंने जिनके साथ उसके पिछले जन्म में एक कमजोर और बेकार कीड़े की तरह व्यवहार किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया था। वे सभी अपने चेहरों पर बड़ी मुस्कान के साथ जिनका इंतजार कर रहे थे। जब उसे याद आया कि उनके कारण उसे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी थी, तो उसकी छाती में घुटन सी होने लगी। रोजा, जिनको नीचे उतार दो। उसकी मां ने उसके पिता के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही उसके हाथ पैर ठंडे संगमरमर के फर्श पर पहुंचे, उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उससे 2 मीटर की दूरी पर चयन अनुष्ठान के लिए सामान रखा हुआ था। वह एक पुस्तक, 2 सिक्के, चावल का एक दाना तथा हॉल के फर्श पर 20 से अधिक विभिन्न प्रकार की तलवारें लटकती हुई देख सकता था। जिनको इन सब में से केवल एक वस्तु चुननी थी। यह पागलपन है। मैं अपने पिछले जीवन को याद नहीं कर पाया क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब जब मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ तो यह पागलपन है। क्या वे वास्तव में एक बच्चे को अनगिनत तलवारों के बीच से रेंगते हुए एक तलवार को पकड़ने की योजना बनाते हैं? अपने पिछले जन्म में जिनने तलवार चुनी थी, चून की किताब, सिक्के और चावल के दाने अनगिनत तलवारों के बीच छिपे हुए थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सभी शॉय बच्चों ने हथियार चुने थे। अब उनमें से एक चुन लो, बेटा। शॉय परिवार के सदस्य बड़ी उत्सुकता से जिनको रेंगते हुए देख रहे थे। वे सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि सबसे छोटा बच्चा कौन सी तलवार चुनेगा, चाहे वह जुड़वां तलवार हो, बड़ी तलवार हो, लंबी तलवार हो या कोई पूरी तरह से अलग तलवार हो। जैसे ही तनावपूर्ण निगाहें जिन पर केंद्रित हुई, वह उस तलवार की ओर रेंगने लगा जिसे उसने पहले चुना था। दुनिया भर के लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रसिद्ध शॉय अपने बच्चों को हर बार ऐसे हास्यास्पद अनुष्ठान से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं।
उफ, जिन को निराशा हो रही थी कि वो तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रेंगने में बहुत समय और बहुत ऊर्जा लग रही थी। अतीत में मैंने अवचेतन रूप से जो तलवार चुनी थी वह काफी असुविधाजनक थी, लेकिन इस बार मैं जानबूझकर उसी तलवार का चयन करूंगा। वह अपने छोटे से दिल को शक्ति से धड़कता हुआ महसूस कर सकता था। हथियार एक घेरे में रखे गए थे। जिन को जो चीज चाहिए थी वह बीच में थी। जब वह इधर उधर लुढ़क रहा था तो जिन उसके सबसे करीब की तलवार के पास से गुजरा। हॉल में मौजूद सभी दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। भले ही बच्चा तलवारबाजों के प्रसिद्ध कबीले से हो, फिर भी बच्चे लगभग हमेशा अपने सबसे करीब की वस्तु का चयन करेंगे। हालांकि जिन तलवारों के जंगल में टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे बढ़ रहा था और अन्य लोग उसकी हर हरकत पर काबू नहीं पा रहे थे। वे सब एक ही बात सोच रहे थे, क्या वह उस तलवार के लिए जा रहा होगा। जिन ने ब्लेडों के बीच से वार करना जारी रखा, जबकि सोहमवीर और रोजा के जमे हुए चेहरों की भौहें उसकी प्रत्येक तलवार के जवाब में फड़कने लगीं। गाह गाह, जिन ने आखिरकार अपनी तलवार चुन ली थी। ब्लेड को छूने वाली उंगलियों से खून टपकने लगा। सभी की निगाहें धीरे धीरे बच्चे से हटकर तलवार की ओर चली गईं और भाई बहनों के मुंह खुले के खुले रह गए। वे सभी मानते थे कि जिन ने संयोग से उस तलवार को चुना था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। वह इस विशिष्ट हथियार तक पहुंचने के लिए पागलों की तरह रेंगता रहा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी, क्योंकि 1 साल के बच्चे के शरीर को नियंत्रित करना आसान नहीं था, यहाँ तक कि एक वयस्क के दिमाग से भी। जानबूझकर यहाँ तक रेंग कर आना बहुत थका देने वाला था, तो फिर पिछले जन्म में मैंने गलती से ये तलवार कैसे चुन ली। उसका हाथ हरिसा को छू रहा था। ये तलवार का नाम था और कबीले का प्रतीक था। कई पीढ़ियों तक इस तलवार को केवल शौय के कुलपिता ही चला सकते थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो वे कुलपिता जिन्हें शौय कबीले के सभी सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त थी और स्वीकार किया गया था। शौय के इतिहास में अनुष्ठान के दौरान बारिसाडा को जितनी बार चुना गया है, उसकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। और हर एक बच्चा जिसने हरिसा को चुना था, बड़ा होकर शौय परिवार का मुखिया बन गया। अपने पहले जन्म के जिन शौय को छोड़कर हर एक बच्चा। जिन ने संस्थापक की तलवार चुनी, सोहमवीर ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ लोग खुशी से जयकार कर रहे थे और कुछ लोग अपनी नाराजगी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शौय अंधविश्वास इसी के बारे में था। अनुष्ठान समाप्त हो गया है और जिन को स्टॉर्म कैसल में ले आओ। जिस दिन जिन ने हारिसा का चयन किया था, उस दिन से 6 वर्ष बीत चुके हैं। अब उसे अपनी नानी से डायपर बदलवाने की शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती थी, लेकिन उसके लिए एक बच्चे के व्यवहार की नकल करना अभी भी मुश्किल था। मैं इस तूफान महल से तुरंत भाग जाना चाहता हूँ। तूफान महल, शौय कबीले के मुख्य महल से अलग एक महल। हर शौय बच्चा स्टॉर्म कैसल से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकता जब तक कि वह 10 साल का न हो जाए, ताकि उसे हत्या के प्रयासों से बचाया जा सके। कौन सा पागल आदमी शौय परिवार के बच्चों की हत्या करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि उनके सबसे बुरे दुश्मन दुर्गा सिंह भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वास्तव में लगभग 200 वर्ष पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जब किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया था। कुनगेन कबीले तलवारबाजों के एक अन्य कबीले ने शौय कबीला पर हमला किया था और शौय कबीले के 9 युवा बच्चे मारे गए थे। हालांकि अगले ही दिन पूरे कुनगेन कबीले का सफाया हो गया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य और नौकरों के विस्तारित परिवार भी शामिल थे, और वे इतिहास के पन्नों में गायब हो गए। तब से शौय परिवार में ये परंपरा और नियम बन गया कि प्रत्येक बच्चे को उसके चयन अनुष्ठान के बाद 10 वर्ष की आयु तक स्टॉर्म कैसल के भीतर ही रहना होगा। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। स्टॉर्म कैसल का वातावरण वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था। यह मुर्कना पर्वत की चोटी पर स्थित था, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, चारों मौसमों में हर समय एक तूफान महल के आसपास रहता था। बारिश, तूफान और बिजली लगातार पहाड़ की चोटी को प्रभावित करती थी। ये जगह बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे भाई इतने हिंसक और क्रूर बन गए। यह इस घटिया जगह की वजह से है। जिनके साथ महल में केवल 2 अन्य शौय बच्चे रहते थे। उनके 10 अन्य भाई बहन 10 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। जिन और उनके 2 भाई, उनकी रक्षा करने वाले 5 कुलीन शूरवीर, उनकी नानी और लगभग 10 नौकर, यही लोग थे जो स्टॉर्म कैसल पर कब्जा कर रहे थे। जिन, जैसे ही उसने खुद को बुलाने वाली आवाज सुनी, जिनकी हताशा और चिड़चिड़ापन तेजी से बढ़ गया। जिस लड़के ने उसे उस कष्टप्रद आवाज में पुकारा उसका नाम टोनी शौय था। वह जिन से 2 साल बड़ा था। तुम अपने अद्भुत हरिसा के बिना अकेले क्यों हो? क्या तुमने उसे खो दिया? कुहाहा। और दूसरा भाई जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसका नाम गटोनी शौय था। जैसा कि उनके नाम से पता चलता था, वे दोनों एक जैसे जुड़वां थे। रंकनडेल कबीले की टोना जुड़वां बहनें। अपने पहले जीवन के दौरान जिनने भी इन जुड़वा बच्चों के साथ काम किया था, वे सभी एकमत होकर एक बात पर सहमत हुए थे कि वे शैतान की संतान थे। ये परेशान करने वाले बच्चे। टोना जुड़वा के बारे में उनकी एक भी अच्छी याद नहीं थी। उन्होंने उसे बचपन से ही केवल इसलिए परेशान किया था क्योंकि वह अपने अनुष्ठान के दौरान हरिसा का चयन करता था। और यदि कोई 9 साल के बच्चों और उनके उत्पीड़न को कम करके आंकेगा तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। पिछले जन्म में 10 साल की उम्र में जब ये भाई स्टॉर्म कैसल से निकले तो सबसे पहला काम किसी की हत्या करना था। वे स्वभाव से इतने बिगड़े हुए थे। चूंकि जिन ने उनके उपहास पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए टोना जुड़वा बहनों ने उसे परेशान करना जारी रखा। गिल्ली, जिनकी नानी आज अस्थायी रूप से स्टॉर्म कैसल से चली गई थी। जुड़वा बच्चे इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिनको शांति से दिन बिताने देने का उनका कोई इरादा नहीं था। ओई, हम आपसे बात कर रहे हैं। हरिसा कहाँ है? इस जीवन में 1 वर्ष पहले टोना जुड़वा बहनों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था।
इसकी शुरुआत हल्की फुल्की प्रताड़ना के रूप में हुई थी, जिस पर गिली को ध्यान नहीं गया। कुछ उदाहरण हैं, जब जिन बाथरूम में जाता था तो दरवाजा बंद कर देना या उसके सूप में नमक डाल देना। लेकिन बाद में ये बढ़ने लगा। उन्होंने जिन के कमरे के दरवाजे के हैंडल पर एक मरा हुआ पक्षी बांध दिया और स्टॉर्म कैसल के बगीचे से एक जहरीला बिच्छू चुपके से जिन के बिस्तर पर छोड़ दिया। फिर भी जिन ने चुपचाप उत्पीड़न सहन किया। जुड़वां बच्चे बड़े बड़े कदमों से अपने छोटे भाई के पास पहुंचे। जैसे ही वह उन्हें उदासीनता से देखने लगा, जिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरने लगी। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कहाँ रखा है। ओह, शायद मैंने इसे तुम्हारी गांड में ठूंस दिया है। स्नैप! जुड़वां बच्चे स्तब्ध रह गए और एक दूसरे और अपने सबसे छोटे भाई को बारी बारी से घूरने लगे। ये वो प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उन्हें उससे उम्मीद थी। गधे! जन्मजात हत्यारे होने के बावजूद टोना जुड़वां अभी भी 9 साल के बच्चे थे। यह उन दोनों के लिए एक आक्रामक शब्द था। जब उन्हें अभिव्यक्ति की आक्रामक प्रकृति का एहसास हुआ तो टोना के चेहरे गुस्से से उबलने लगे। तुमने अभी क्या किया? क्या तुम पागल हो गए हो, जिन? अब उठ जाओ, आज तुम्हारी नानी तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं है। पफिट! जिन ने हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान निकाली और अपने भाइयों की ओर एक कदम बढ़ाया। टोना जुड़वां ही अकेले नहीं थे जो अपनी नानी की अनुपस्थिति का इंतजार कर रहे थे, बल्कि जिन उनसे कहीं ज्यादा उत्सुकता से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह इन छोटे राक्षसों को परास्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मेरे 7 साल के बचपन में मैंने कभी भी टोना जुड़वां बहनों के खिलाफ खड़े होने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब वह अलग था। भले ही उससे पहले के 2 भाई उससे 1 दशक बड़े थे, लेकिन जिनको पूरा विश्वास था कि वह उनमें से कम एक को मार सकता है। अपनी स्थिति की गंभीरता को न समझते हुए टोना जुड़वां बहनें निर्भीकता से जिन को घूरती रहीं। अगर तुम अभी माफी मांगो तो हम तुम्हारी नाक तोड़कर तुम्हें छोड़ देंगे। अन्यथा हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि आपकी हालत कल आपके दरवाजे पर बैठे पक्षी से भी बदतर हो। 7 साल के बच्चे के लिए लगभग 5 कदम। स्टॉर्म कैसल के दालान में जिन और उसके भाइयों के बीच यही दूरी थी। आख! अचानक टोनी चिल्लाया और फर्श पर झुक गया। चौंके हुए गटोनी ने अपने आसपास की स्थिति को देखने के लिए इधर उधर देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके जुड़वां भाई की पीठ को जिन ने पैरों के नीचे कुचल दिया था। जिन ने तुरंत ही उनके बीच की दूरी कम कर दी थी और हेटोना के पेट में अपनी मुट्ठी घुसा दी थी। उफ! आखिरकार डेटोना को जबड़े पर मुक्का लगा और वह फर्श पर गिर पड़ा। ये पहली बार था जब उन्हें इस तरह से मारा गया था। इसके अलावा उनके 7 वर्षीय भाई की मुट्ठी बर्फ के टुकड़े की तरह लग रही थी, ठंडी और सख्त। वह क्या था? जिस क्षण उसे मारा गया, गटोना ने जिन की मुट्ठी के चारों ओर एक काली आभा देखी। लेकिन उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं था। जैसे ही वह होश में आने लगा, एक और मुक्का उस पर बरस पड़ा। थपथपाओ! उर्ग! उसकी दर्दनाक चीख उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पा रही थी, मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो बस अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था और यह पता लगा रहा था कि आखिर सब कुछ कहाँ गलत हो गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर धड़कते आंसू बह रहे थे। दालान में और कोई नहीं था। उन्होंने ये स्थान विशेष रूप से जिन को परेशान करने के लिए चुना था, लेकिन टोना जुड़वां ने कभी नहीं सोचा था कि उनका यह निर्णय उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। उस दयनीय पक्षी को, जिसे तुम दोनों ने कुचलकर मार डाला था, मैंने उचित ढंग से दफन किया। धप धप धप। जिन दोनों बेहोश जुड़वां बच्चों के ऊपर बैठा रहा और अपनी मुठियां घुमाते हुए नीरस आवाज में बोलता रहा। क्या मैं बहुत आगे जा रहा हूँ? तकनीकी रूप से वे अभी भी बच्चे हैं। अचानक उसे झिझक महसूस हुई, लेकिन वह उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। 9 वर्षीय टोना भाइयों के पिछले संस्करण वर्तमान संस्करण से कहीं ज्यादा बुरे थे। उन्होंने उसे घोड़े की विष्ठा तक निगलने पर मजबूर कर दिया था। यदि जिन आज रुक गए, तो संभवतः जुड़वां भाई फिर से इसी तरह की हरकतें करने की कोशिश करेंगे। ओह, चिकोटी, चिकोटी! काफी देर तक पिटाई के बाद बेहोश पड़े दोनों जुड़वां बच्चों के शरीर में ऐंठन होने लगी। उनका सबसे छोटा भाई आखिरकार उठ खड़ा हुआ और उदासीनता से उन्हें देखने लगा। तुम दोनों को अब से मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब तक तुम जीना चाहते हो, तब तक। युवा मास्टर महल में असामान्य माहौल को महसूस करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रभारी एक शूरवीर गलियारे से दौड़ता हुआ आया। वो एक उच्च श्रेणी का संरक्षक शूरवीर था और सामान्यतः बच्चों के बीच होने वाली हाथापाई से उसे कोई आश्चर्य नहीं होता था, भले ही वे शॉय कबीले के ही क्यों न हो। हालांकि वो भी अविश्वास से जिन को देखने से खुद को नहीं रोक सका, जो जमीन पर पड़े बेहोश जुड़वा बच्चों की ओर उदासीनता से देख रहा था। 7 साल के युवा मास्टर ने अपने बड़े भाइयों को पीटा। उसे यकीन नहीं हुआ। आमतौर पर 7 साल के बच्चे और 9 साल के बच्चे के शरीर में बहुत अंतर होता है। इसके अलावा टोनी जुड़वां हाल ही में शॉय मार्शल आर्ट्स सीख रहे थे। दूसरी ओर जिन ने अभी तक मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू नहीं किया था। वास्तव में उसने कुछ भी सीखना शुरू नहीं किया था, कम से कम संरक्षक शूरवीर को यही बताया गया था। ओह, युवा मास्टर जिन, यह क्या? नाइट ने उससे पूछा, जबकि गटोना ने मुश्किल से सुनाई देने वाली कराह निकाली। वे अचानक एक दूसरे से लड़ने लगे। माफ करें, वे एक दूसरे से लड़े। शूरवीर को तुरंत एहसास हो गया कि जिन झूठ बोल रहा था, लेकिन वह इस मामले को और आगे नहीं बढ़ा सका। उसने जिन को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ हो। हालांकि संरक्षक शूरवीर का कर्तव्य बच्चों की रक्षा करना था, फिर भी वह इस परिवार के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि वह स्टॉर्म कैसल के युवा स्वामियों के साथ बहस कर सके। मैं पहले से ही जानता था कि शॉय कबीले के बच्चे हिंसक और क्रूर थे, लेकिन इससे मेरी धारणा की पुष्टि होती है। मुझे बस कुलपति को रिपोर्ट करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। शूरवीर ने विनम्रतापूर्वक जिन को प्रणाम किया। वह भले ही 7 साल का था, लेकिन खून से वह अभी भी एक सच्चा शॉय था।
मैं समझ गया, तो मैं टोनी के युवा मालिकों को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे भाइयों को कहीं और जाना है। कहीं और? वो कहाँ है? कब्र, कब्र, इन्हें मेरे लिए ले जाओ। जैसे ही जिनकी आंखों की रोशनी बदली, शूरवीर के पास बेहोश लड़कों को अपने कंधों पर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। चल दर, वो अजीब तरह से उस युवा लड़के के पीछे चल पड़ा, जिन स्टॉर्म कैसल के पिछवाड़े में छोटे से टीले की ओर बढ़ रहा था, जहां भारी बारिश हो रही थी। यह उस पक्षी की कब्र थी, वो पक्षी जिसे टोना जुड़वा ने मारा था। छोटा सा टीला अभी तक मूसलाधार बारिश से नष्ट नहीं हुआ था। उन्हें नीचे रखें, लेकिन युवा मास्टर, तूफान, भयंकर तूफान शूरवीर और जिन को निगलने वाला था, दो बेहोश लड़कों की तो बात ही छोड़िए। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। शूरवीर को जल्द ही एहसास हो गया कि यह एक आदेश था। वह जिन के रवैये से यह समझ सकता था, यह एक शौय का रवैया था जो एक गंभीर आदेश दे रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक 7 साल के बच्चे का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और राजसी हो सकता है। शूरवीर को मना करने का कोई अधिकार नहीं था, भले ही यह आदेश किसी दूसरे शौय को नुकसान पहुंचाता हो, फिर भी वह इसे मना नहीं कर सकता था। सबसे पहले, टोना जुड़वा अभी उसे मना करने का आदेश देने के लिए जाग नहीं रहे थे। वह केवल अपने सामने मौजूद शौय के आदेश का पालन कर सकता था। इन आदेशों के परिणामों पर विचार करना उसके ऊपर नहीं था, ये कुलपति और बुजुर्गों पर निर्भर था। भले ही टोना जुड़वा हाइपोथमिया से मर जाएं, शौय कबीला शूरवीर पर दोष नहीं लगाएगा। कबीले में पारिवारिक विवाद और झगड़े आम बात थी। मैं मानूंगा, युवा मास्टर। उसने जुड़वा बच्चों को कब्र के सामने लिटा दिया। दोनों लड़के अभी भी गतिहीन थे, बस कभी कभी कुछ हरकतें होती थीं। टोनी जुड़वा को 2 घंटे बाद गिल्ली ने बचाया, जो सैर से लौट रही थी। उन दोनों को कुछ दिनों तक तीव्र निमोनिया रहा, और जब तक वे स्टॉर्म कैसल से नहीं निकले, तब तक उन्होंने जिनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्र, इसे काला सागर भी कहा जाता है। सोहमवीर पिछले कुछ दिनों से इस राक्षस ग्रस्त भूमि पर ध्यान कर रहा था। वह केवल जमीन पर बैठा था, लेकिन आसपास के राक्षस, यहाँ तक कि इमारतों के आकार के राक्षस भी, उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जल्द ही अनगिनत राक्षसों के खून से लथपथ एक आदमी सोहमवीर की ओर चला। कुलपति को नमस्कार, मैं खान हूँ। ये संरक्षक शूरवीर ही था जिसने जिनके आदेश का पालन किया था और 10 दिन पहले टोना जुड़वा को तूफानी बारिश में छोड़ दिया था। कोई बात है क्या? सोहमवीर ने सावधानी पूर्वक अपनी आंखें खोलते हुए पूछा। मैं स्टॉर्म कैसल में युवा मालिकों के बीच विवाद की रिपोर्ट करने आया हूँ। बच्चों के बीच झगड़े की वजह से तुम मेरी ट्रेनिंग में खलल नहीं डाल सकते। खुलकर बोलो। खान ने घटना का विवरण बताया और सोहमवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो क्या जुड़वा बच्चे मर गए? उन्हें तीव्र निमोनिया हुआ, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो फिर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण सबक सीख लिया होगा। मैं समझ गया, आप वापस आ सकते हैं। समझा। खान ने इस छोटी सी रिपोर्ट को बनाने के लिए पूरे 3 दिनों तक अनगिनत राक्षसों से जूझते हुए संघर्ष किया था, लेकिन उसे कुलपति या युवा मास्टर के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। वह चुपचाप स्टॉर्म कैसल की दिशा में लौट आया। मुझे खुद जाकर सबसे छोटे बच्चे से मिलना चाहिए। और इस प्रकार 1 महीने बाद सोहमवीर स्टॉर्म कैसल में प्रकट हुआ। अध्याय 3। जब सोहमवीर ब्लैक सी से निकला, तो स्टॉर्म कैसल के बाहर रहने वाले शौय कबीला व्यस्त हो गए। उन्हें उस कुलपिता का स्वागत करना था जो 5 साल में पहली बार अपनी यात्रा से वापस आ रहा था। शाही अनुरोधों पर काम कर रहे लोगों को छोड़कर प्रत्येक शौय ध्वज वाहक को स्टॉर्म कैसल में इकट्ठा होना चाहिए। ब्लैक पैंथर रोजा शौय का आदेश एक नारे की तरह दुनिया भर में फैल गया। वर्मोंट साम्राज्य, अकिन साम्राज्य, झान साम्राज्य, कुरानो साम्राज्य आदि में काम करने वाले कबीले के ध्वज वाहक तुरंत स्टॉर्म कैसल में इकट्ठा हो गए। क्या हो रहा है? हमारे सबसे छोटे भाई का चयन अनुष्ठान वर्षों पहले समाप्त हो गया, तो पिता स्टॉर्म कैसल क्यों आ रहे हैं? शौय का तीसरा बेटा रैना शौय महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र से लौटा था, जहां उसने राक्षसों को मार डाला था। क्या स्टॉर्म कैसल में तैनात अभिभावक शूरवीरों ने कुछ बताया? सोहमवीर का चौथा बेटा विनायक शौय, उसे कुरानो साम्राज्य के एक बड़े व्यक्ति द्वारा कमीशन किए गए अपने हत्या के कार्य को रोकना पड़ा ताकि वह वापस आ सके। उसके ग्राहक निश्चित रूप से नाखुश होंगे, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से उसके लिए शौय कबीला अपने एजेंटों को उनके संबंध का जवाब देने के लिए चल रहे मिशनों को बंद करने के लिए मुआवजा नहीं देगा। बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि यह एक गोपनीय मामला है। खैर, मुझे आश्चर्य नहीं है, यहाँ तक कि पिता भी व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं। सोहमवीर की तीसरी बेटी मैरी शौय, वह दक्षिणी क्षेत्र में शक्तिशाली योद्धाओं के साथ द्वंद्व युद्ध कर रही थी और उन्हें हरा रही थी। और इस तरह सोहमवीर के 7 बच्चे, कुल मिलाकर 200 से अधिक शूरवीरों और सहायकों के साथ, जो उनकी सहायता कर रहे थे, स्टॉर्म कैसल में इकट्ठा हुए। इतने सदस्यों के साथ वे केवल 30 मिनट में एक औसत शहर और एक ही दिन में एक औसत देश को नष्ट कर सकते थे। जब ये खबर फैली कि सोहमवीर ने चलना शुरू कर दिया है, तो शासक वर्ग के भीतर विभिन्न अफवाहें फैलने लगीं। सोहमवीर क्यों चल रहा है? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह अगले 10 वर्षों तक ब्लैक सी नहीं छोड़ेगा? क्या शौय अंततः दुनिया पर हावी होने की योजना बना रहे हैं? क्या सिंह कबीले ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई? दुनिया का एकमात्र उत्पत्ति योद्धा शौय। इन नामों का लहर प्रभाव बहुत बड़ा था। शौय कबीले बच्चे और कबीले के अभिभावक शूरवीर स्टॉर्म कैसल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के दोनों ओर 2 पंक्तियों में खड़े थे। भारी बारिश के तूफान में सभी की आंखों में गंभीरता थी। वे सभी दृढ़ दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वे युद्ध में जाने वाले हों।
कुलपिता को नमस्कार, कुलपिता को नमस्कार। जैसे ही सोहमवीर स्टॉर्म कैसल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उन्होंने एक साथ अपनी तलवारें हवा में उठाईं। उनकी गूंजती आवाजों से पर्वत शिखर हिल गया, मानो हर जगह भूस्खलन हो रहा हो। थोड़ा सा सिर हिलाकर सोहमवीर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पिता का मूड अजीब है। क्या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है? शोए बच्चों ने बिना किसी शब्द के अपने विचारों को साझा करते हुए एक दूसरे को देखा। जैसे ही सोहमवीर उनके पास से गुजरा, वे गंभीर भावों के साथ धीरे धीरे उसके कदमों का अनुसरण करने लगे। अभिभावक शूरवीर पीछे रहे और स्टॉर्म कैसल के द्वारों की रक्षा की। हालांकि उनमें से किसी को भी सच्चाई का पता नहीं था। सोहमवीर के स्टॉर्म कैसल आने का कारण केवल अपने सबसे छोटे बच्चे को देखना था। टोनी, यह टोना। हाँ पिता। साइरॉन ने सबसे पहले टोना जुड़वा बच्चों को बुलाया। बीमार भाई अपने पिता के सामने घुटने टेककर बैठ गए क्योंकि उनकी बहती नाक से सूंघने की आवाजें सिंहासन कक्ष में गूंज रही थीं। मुझे बताओ कि तुम दोनों ने क्या गलती की? जिन गिली के साथ अपने कमरे के अंदर इंतजार कर रहा था, इसलिए वह बातचीत नहीं सुन सका। टोना जुड़वा बच्चे जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, साइरॉन की भौहें थोड़ी सी फड़कने लगी। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने क्या गलती की। वो जिनके पिछले जीवन में टोना जुड़वा बच्चों ने 10 साल की उम्र में स्टॉर्म कैसल छोड़ने के तुरंत बाद अपनी पहली हत्या की थी। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने औसतन हर साल 50 लोगों को मार डाला। वे सचमुच हत्यारे उन्मादी थे। हालांकि अभी के लिए वे सिर्फ 9 साल के बच्चे थे। वे उस उम्र में थे जब उनके सख्त पिता उन्हें डराते थे। इसके अलावा सख्त शब्द उनके पिता के साथ न्याय नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, उनके पिता ने उनकी गलती पूछी थी। उन्हें उनके छोटे भाई ने पीटा था। अगर उन्हें किसी बात या किसी पर दोष लगाना था, तो वह जिन था। जुड़वा बच्चे ये भूल गए थे कि उन्होंने पहले अपने भाई को कैसे परेशान किया था। जैसे ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, टोना जुड़वा बच्चों ने अपना मन बना लिया। हमने कोई गलती नहीं की है। टोनी ने साहस जुटाया और जवाब दिया। सोहमवीर ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिका लिया, मानो वह अपने बेटे के बोलने का इंतजार कर रहा हो। जिन ने हेटोनी और मुझे मुक्का मारने के लिए किसी अज्ञात शक्ति का उपयोग किया। ये सही है, उसने एक ऐसी शक्ति का उपयोग किया जो आभा नहीं थी। हेटोना ने अपने वाक्य के दूसरे भाग पर जोर देते हुए हस्तक्षेप किया। एक शक्ति जो आभा नहीं थी। इस दुनिया में जब आभा नहीं होने वाली शक्ति की बात आती है तो केवल एक ही जवाब हो सकता है, जादू। अगर 7 साल के जिन ने उन्हें हराने के लिए आभा का इस्तेमाल किया होता, तो दूसरों ने उसकी तारीफ की होती। हालांकि अगर यह जादू होता तो ये पूरी तरह से अलग मामला होता। शोए रक्त वाले बच्चे द्वारा जादू का उपयोग करना निंदा थी। इसलिए टोना जुड़वा बच्चे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिन ने उन्हें हराने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था। मेरे बेटों, एक कोमल स्वर गूंजा। हाँ पिता। जुड़वा बच्चों ने उत्साह से जवाब दिया, जैसे कि वे अपराधी थे जिन्होंने फायदा उठाने के लिए एक खामी पाई थी। यह महसूस करते हुए कि उनके पिता की आवाज कोमल थी, उन्होंने माना कि उनके पास जीत हासिल करने का मौका है। हालांकि सोहमवीर ने टोना जुड़वा बच्चों के बहाने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक मधुर आवाज में बोला, मैं तुम दोनों को एक सलाह दूंगा जिसे तुम्हें अपने दिलों में अंकित कर लेना चाहिए। यदि तुम इस तरह व्यवहार करते रहे, तो तुम शोए कबीले के भीतर कभी जीवित नहीं रह पाओगे। हाँ, हमें माफ कर दीजिए पिता। मेरे लिए जिन को बुलाओ। गलियारे में चलते हुए जिन ने उन टोना जुड़वा बच्चों के बारे में सोचा जो उसे लेने आए थे। वे पूरी तरह से सिकुड़ गए थे और ढहने के करीब दिख रहे थे, मानो वे किसी जानवर के पिंजरे में गिर गए हों और मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हों। जब भी मैं अपने पिछले जीवन में पिता से मिलता था तो मैं भी ऐसा ही भाव रखता था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। जिन ने जुड़वा बच्चों और सोहमवीर के बीच की बातचीत नहीं सुनी थी, लेकिन उसे पता था कि क्या चर्चा हुई होगी। पिता ने शायद उनसे एक सवाल पूछा था और जुड़वा बच्चे उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। खैर, ये समझ में आता है क्योंकि वे अभी भी बच्चे हैं। साइरॉन अपने बच्चों को इसी तरह शिक्षित करता था। नहीं, इसे शिक्षा के रूप में भी योग्य नहीं ठहराया जा सकता था। 13 बच्चे होने के बावजूद सोहमवीर ने कभी भी किसी बच्चे का पालन पोषण स्वयं नहीं किया। शोए कबीले के भीतर बच्चों का पालन पोषण करने वाले लोग दाई थे। सोहमवीर और रोजा ने केवल अपने बच्चों का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे कैसे बड़े हुए और यह निर्धारित करने की कोशिश की कि उनमें से कौन अपने पिता के बाद कबीले का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य था। इसके अलावा वे केवल वयस्कों के रूप में विकसित होने और शोए मानक से अधिक परिणाम दिखाने के बाद ही धीरे धीरे अपने बच्चों के साथ शामिल होंगे। इसलिए सोहमवीर का स्टॉर्म कैसल में आना एक बहुत बड़ी बात बन गई थी। लॉबी में इंतजार कर रहे अन्य भाई बहन ये जानने के लिए उत्सुक थे कि सिंहासन कक्ष के अंदर क्या हो रहा है। कदम कदम जिन अंततः सिंहासन देख सका। उसके पिता बैठे थे, उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसके पिछले जीवन की घटनाएं उसके दिमाग में कौंध गईं, वह सावधानी से सोहमवीर की ओर चला। मेरे पिता, मैंने अब तक जितने भी लोगों को देखा है उनमें सबसे मजबूत, फिर भी सबसे क्रूर भी। उसकी माँ रोजा शोए में कुछ हद तक मानवीय पहलू था। जब जिन को कबीले से बाहर निकाल दिया गया तो ये खबर दुनिया भर में फैल गई कि उसने 2 दिनों तक कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था। फिर भी उसने कुछ दिनों के बाद जिन नामक अस्तित्व को अपने दिल से पूरी तरह से मिटा दिया। हालांकि सोहमवीर अलग था। उसमें अभी भी कुछ मानवीय पहलू थे, जैसे कि जब उसे गुस्सा आता था तो उसकी भौहें फड़कना या जब उसे कुछ मनोरंजक लगता था तो थोड़ा मुस्कुराना। जिन ने ये भी सुना था कि जब साइरॉन छोटा था और अभी तक कुलपिता नहीं बना था, तो वह निराश हो सकता था, खुश हो सकता था और अपने जीवन के लिए संघर्ष भी कर सकता था। हालांकि जब वह देवता क्षेत्र में पहुंचा और उत्पत्ति योद्धा बन गया, तो वे भावनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं।
उसके भीतर जो कुछ बचा था वह कबीले के लिए बिना शर्त चिंता थी। यह एक मजेदार कहानी है। हालांकि वह देवता क्षेत्र में पहुंच गया है, फिर भी वह कबीले की रक्षा कर रहा है क्योंकि सबसे बड़े भाई ने अभी तक पदभार नहीं संभाला है। जिन अपने दांत इतनी जोर से पीस रहा था कि वो उन्हें पीसने की आवाज सुन सकता था। जब तक उसे कबीले से बाहर नहीं निकाला गया, तब तक उसने कबीले में एक दयनीय जीवन जिया था। जब वे एक ही डिनर टेबल पर खाते थे, तब भी कबीले के अन्य सदस्य उसके साथ हवा जैसा व्यवहार करते थे। हालांकि वह इस तरह से अभिनय करना जारी नहीं रख सकता था। साइरॉन निश्चित रूप से इसे नोटिस करेगा। कोई तरीका नहीं है कि वह अपने सबसे छोटे बेटे को अपने दांत पीसते हुए नहीं समझेगा जैसे ही वह उसे देखेगा। वह मेरा पिता हो सकता है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह इस जीवन में मुझ पर नजर न डाले। जिन सोहमवीर सामने घुटने टेक कर बैठ गया क्योंकि उसने खुद से यह वादा किया था और उसे नमस्कार किया। कुलपिता को नमस्कार। वह कबीले के उन वयस्कों की तरह व्यवहार कर रहा था जो बहुत पहले स्टॉर्म कैसल से चले गए थे। वह साइरॉन का स्वागत अपने सबसे छोटे बेटे के रूप में नहीं, बल्कि कबीले के सदस्य के रूप में कर रहा था। सोहमवीर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपने बेटे से बात की। तुमने मुझे पिता के बजाय कुलपिता क्यों कहा? जिन ने थोड़ी देर के लिए विचार करने का नाटक किया। उसने पहले ही अपनी शुभकामना पर सोहमवीर की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था। मेरे बड़े भाई, बड़ी बहनें और 100 से अधिक अभिभावक शूरवीर आपका स्वागत करने के लिए इस महल में लौटे हैं। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि कुलपिता का महल का दौरा एक औपचारिक दौरा था। सोहमवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उत्कृष्ट। जिन ने अपने पिता के विस्मयादिबोधक का जवाब नहीं दिया और कृतज्ञता दिखाने के लिए थोड़ा सा अपना सिर झुकाया। हालांकि 7 साल के बच्चे के लिए इतने प्रभावशाली शिष्टाचार दिखाना अकल्पनीय था, लेकिन सोहमवीर को किसी बात का संदेह नहीं हुआ। उसने केवल यह माना कि गिली ने जिन को ठीक से शिक्षित किया था और उसके बेटे की तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने अनुष्ठान के दौरान हरिसा तलवार चयन किया था। हालांकि जिन एक वास्तविक 7 साल का बच्चा नहीं था, उसके पिछले जीवन से एक वयस्क का दिमाग था। सोहमवीर उस तथ्य से अनजान था। देवता क्षेत्र में पहुंचने के बावजूद अपने बेटे को खाली निगाहों से देखते हुए साइरॉन ने एक बार फिर बात की। अभी अभी मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछा कि उन्होंने क्या गलती की थी। वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हाँ कुलपिता, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे वही सवाल पूछने की कोशिश करनी चाहिए। तो टोनी और हेटोनी ने क्या गलती की? एक बार फिर जिन ने खुद से सोचने का नाटक किया। उसने कुछ हद तक इस दिशा में विकसित हो रही बातचीत का अनुमान लगाया था। नहीं, वास्तव में उसने इस परिणाम का पूरी तरह से अनुमान लगाया था क्योंकि सोहमवीर अपने बीमार बच्चों के साथ युद्ध के दिग्गजों की तरह व्यवहार करने में संकोच नहीं करेगा जिन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था। साइरॉन जो जवाब सुनना चाहता था वह शुरू से ही तय था। ये बदला है। सोहमवीर की चौड़ी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। कुछ सेकंड के लिए चुपचाप बैठे रहने के बाद जिन ने अपने पिछले जवाब को समझाया। मेरे भाइयों को मुझसे बदला लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक शौय को हमेशा दूसरे के प्रति अपने बकाया चुकाने चाहिए, चाहे वह एहसान हो या द्वेष। शांति छा गई। जिन को यकीन था कि उसके पिता की प्रतिक्रिया की यह कमी संतुष्टि का पर्याय थी। हालांकि उसे अब सोहमवीर किसी भी संदेह को दूर करने के लिए बचकाना रवैया दिखाना था। उसने चिंतित नजरों से अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपने पिता से पूछा, क्या मेरा जवाब गलत था? नहीं, इसके विपरीत, ये बेहद संतोषजनक था। धन्यवाद कुलपिता। अपने बेटे के शब्दों पर सोहमवीर ने अपनी आंखों में उदासी के संकेत दिखाए। तुम अभी के लिए मुझे पिता कह सकते हो। हमारे कबीले के सदस्य मेरा स्वागत करने के लिए इस महल में इकट्ठा हुए होंगे, लेकिन मेरा यहाँ आना पूरी तरह से व्यक्तिगत कारणों से है। हाँ पिता। सोहमवीर ने अपने बेटे को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। पलक झपकते ही उसके चेहरे से संतोष के सभी संकेत गायब हो गए। जैसे ही उसका अलग और उदासीन भाव लौटा, सोहमवीर ने अपने बेटे से एक और सवाल पूछा। ये कौन सी विशेष शक्ति है जिसका उपयोग तुमने अपने भाइयों को हराने के लिए किया था? अध्याय 4। मुझे भी नहीं पता, जिन ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम्हें नहीं पता? सोहमवीर ने अपना सिर उठाया। उसे अपने चतुर बेटे से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, जो अब तक संतोषजनक जवाब दे रहा था। हाँ पिता, ये शक्ति आभा नहीं है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसे क्या कहना चाहिए। एक बार फिर जिन ने बातचीत के प्रवाह का अनुमान लगा लिया था। उसने जानबूझकर एक बच्चे जैसी मासूमियत दिखाई थी, जैसा कि उसने पहले किया था। स्वूश, लपटों के घूमने की आवाज गूंजी। जिन ने अपनी हथेली के ऊपर काली ऊर्जा का एक मुट्ठी भर हिस्सा उत्पन्न किया था। ये वह शक्ति थी जिसका उपयोग उसने टोना जुड़वा बच्चों को पीटने के लिए किया था। उसने ये शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, गुरु शनि, छायाओं के भगवान के साथ अपने अनुबंध के माध्यम से प्राप्त की थी। एक अज्ञानी बच्चे की तरह अभिनय करने के बावजूद जिन किसी से भी बेहतर जानता था कि यह शक्ति क्या थी। वो ये भी जानता था कि सोहमवीर इस शक्ति को पहचान लेगा। क्या मैं पिता से इस शक्ति को नाम देने का अनुरोध कर सकता हूँ? जिन टिमटिमाती आंखों से सोहमवीर की ओर देखा। जब से सोहमवीर देवता क्षेत्र में पहुंचा और उत्पत्ति योद्धा बना, तब से पहली बार उसका जबड़ा गिर गया। भगवान शनि, वो अंततः अपना मुंह बंद करने में कामयाब रहा, जैसे ही उसने अपने बेटे की हथेली को देखा। क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा कबीले के संस्थापक और पहले कुलपिता का पुनर्जन्म था? सोहमवीर के मन में ऐसे सवाल आए। शनि, छायाओं के भगवान, एक ऐसा प्राणी जिसके लिए दुनिया के सभी जादूगर तरसते हैं। हालांकि सोहमवीर और जिन दोनों एक अलग सच्चाई से अवगत थे। मूल रूप से शनि जादू में विशेषज्ञता नहीं रखता था, बल्कि तलवारों के भगवान के समान कुछ था। इसके अलावा 1000 साल पहले उसने कबीले के संस्थापक के साथ एक अनुबंध किया था और वर्षों तक शौय की रक्षा की थी। मुझे लगा कि संस्थापक के निधन के बाद उसने कबीले को त्याग दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मेरे सबसे छोटे बच्चे में दिलचस्पी ली है। क्या यह इस बात का संकेत हो सकता है कि रुनकेडल्स भविष्य में एक बार फिर उठकर समृद्ध हो सकते हैं?
नहीं, ये भी संभव था कि जिस भगवान ने कभी उन्हें त्याग दिया था वह सनक में लौट आया था और जल्द ही फिर से चला जाएगा। सोहमवीर ने जिन की हथेली पर छायाओं को नाचते हुए देखते हुए संभावनाओं की गणना करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि उसने अभी तक भगवान के साथ अनुबंध नहीं किया है। यदि उसने अनुबंध के माध्यम से यह शक्ति प्राप्त की होती तो उसे पता नहीं होता कि यह शक्ति क्या है। जिन आसानी से अपने पिता के मन में चल रहे विचारों का अनुमान लगा सकता था। जैसे ही सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ, वह थोड़ा घबराने लगा। ये बहुत आसान था। उसका मानना था कि सोहमवीर किसी समय कुछ संदेह दिखाएगा, लेकिन वह क्षण कभी नहीं आया। शायद यह उसकी कम उम्र और बचकानी उपस्थिति के कारण था। 7 साल की उम्र झूठ बोलने और लोगों को धोखा देने का एक उत्कृष्ट समय था। मेरे बेटे, सोहमवीर ने अपने विचारों को सुलझाना समाप्त कर लिया था। हाँ पिता, ये शनि नामक एक देवता की शक्ति है, इसलिए मैं इसे नाम नहीं दे सकता। भगवान शनि उन रहस्यों में से एक हैं जिन्हें हमारे कबीले ने लंबे समय से छिपा रखा है। शनि, ये वह प्राणी है जो इस दुनिया में छायाएं लाया। तुम एक चतुर बच्चे हो सकते हो, लेकिन तुम इसे समझने के लिए अभी भी बहुत छोटे हो। क्या वह, जब जिन रुका तो सोहमवीर ने उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए सिर हिलाया। क्या भगवान शनि पिता से अधिक शक्तिशाली हैं? हाँ हाँ। सोहमवीर ने अपनी हार का संकेत देते हुए एक अजीब हंसी निकाली। देवता बनने के बाद से उसने कभी इस तरह नहीं हंसा था। अनगिनत वर्षों से अपने प्रशिक्षण के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करने के बाद उसकी भावनाएं और आत्मा लंबे समय में पहली बार उत्तेजित हुई थी। मुझे आश्चर्य है, तुम्हारे पिता ने कभी देवताओं को चुनौती देने की कोशिश नहीं की है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। सचमुच एक अभिमानी जवाब, देवताओं से कभी युद्ध न करने के कारण उत्तर न जानना। फिर भी जिन अपने पिता के जवाब को सुनकर कांप गया। प्रश्न में व्यक्ति सोहमवीर था, महाद्वीप का सबसे मजबूत आदमी, यहाँ तक कि सिंह कबीले का कबीला प्रमुख ककली सिंह भी इस आदमी के सामने मोमबत्ती नहीं जला सकता था। मुस्कान, सोहमवीर ने दांत वाली मुस्कान दिखाई। आज तुमसे मिलने आकर मैंने सचमुच सही फैसला किया है। तुम्हारा भोला सवाल मेरे लिए दिलचस्पी का एक बड़ा विषय बन गया है। धन्यवाद मेरे बेटे, पास आओ। क्या वह किसी देवता के खिलाफ जीत सकता है? सोहमवीर ने इस सवाल को दिलचस्पी का विषय कहा था। एक बार जब जिन उसके पास गया तो उसके पिता ने हल्के से उसके सिर को थपथपाया। छाया का मुट्ठी भर हिस्सा अभी भी जिन की हथेली पर घूम रहा था। तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहते हो? मैं इसका उपयोग कबीले के लिए करना चाहता हूँ पिता। मैं इसका उपयोग अपने लिए करना चाहता हूँ। उसे ईमानदारी से जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कबीले ने अपने पिछले जीवन में जिनको जो कुछ दिया था वह तिरस्कार और अवमानना थी। 7 साल की उम्र के बाद उसने परिवार नामक गर्मी को फिर कभी महसूस नहीं किया था। इसलिए जिनका कबीले की सेवा के लिए अपने जीवन का उपयोग करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, जब तक कि वह किसी तरह परिवार का कुलपिता नहीं बन जाता। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे अपने राक्षसी रूप से शक्तिशाली भाई बहनों को हराना होगा। कुहाहा, सोहमवीर अचानक हंसी में फूट पड़ा। प्रतिध्वनियां पूरे स्टॉर्म कैसल में गूंज उठी और जमीन हिल गई। सिंहासन कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे सभी भाई बहन आश्चर्य से चौंक गए। उन्होंने हाल के वर्षों में अपने पिता को इतनी जोर से हंसते हुए कभी नहीं सुना था। कुछ देर बाद हंसी शांत हो गई और सोहमवीर हमेशा की तरह भावशून्य हो गया। वह झुक गया और अपना चेहरा जिन के करीब लाया। कितना मनोरंजक झूठ है, तुम अपने पिता के साथ अधिक ईमानदार हो सकते हो, तुम्हें पता है। जिन को इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने अपने सदमे को दबा दिया और धीरे धीरे बोला, मेरे लिए, मैं इसका उपयोग अपने लिए करना चाहता हूँ। सही, अपने भाइयों को पीटने और उन्हें तूफान में बाहर छोड़ने के बाद तुम अपने कबीले के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करोगे। मैं यहाँ से तुम पर नजर रखूंगा। सोहमवीर जिन के पास से गुजरा और कमरा छोड़ दिया। अपने पिता के कदमों की दूरी में गायब होने के बाद जिन ने अंततः अपने चेहरे और पीठ पर बहते ठंडे पसीने को देखा। उसका चेहरा अविश्वास और राहत के मिश्रण से रंगा हुआ था। उसने हवा की एक बड़ी सांस छोड़ी और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछा। उसने अपने पिछले 28 वर्षों के जीवन में कभी भी इतने साहसिक तरीके से अपने पिता का सामना नहीं किया था। मैंने कर दिखाया। जैसे ही एड्रेनालिन की भीड़ कम हुई, वह अंततः अपने दिल को पागल की तरह धड़कते हुए सुन सकता था। अपने पिता के साथ आज की बातचीत के माध्यम से जिनने सोहमवीर की शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए साइरॉन की मंजूरी प्राप्त कर ली थी और उसके पिता की उससे अपेक्षाएं अधिक थीं। मेरे पहले जीवन में मैं शनि की शक्ति का ठीक से उपयोग करने का मौका मिले बिना ही मर गया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस समय पिता मुझसे अपेक्षाएं रखेंगे। कबीले से निकाले जाने के बाद भी जिनको शनि की शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं थी। कबीला एक निर्वासित शौय को शक्ति प्राप्त करने और संभावित रूप से उनके खिलाफ इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए जिनको अकिन साम्राज्य में छिपना पड़ा और गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेना पड़ा। अकिन साम्राज्य ल्यूटेरो मैजिक फेडरेशन से संबद्ध था, जो सिंह कबीले के प्रभाव में था। जिनके छिपने के लिए ये सही जगह थी, क्योंकि वह उस समय तकनीकी रूप से एक जादूगर था। शौय कबीले का लंबे समय से रहस्य, सोहमवीर के साथ संस्थापक का अनुबंध। जिनको अपने पुनर्जन्म से पहले ही इस अज्ञात जानकारी के बारे में पता था। सोहमवीर ने इसे एक रहस्य कहा था जिसे कबीले ने लंबे समय से छिपा रखा था, लेकिन जिनको अपने पिता की तुलना में शनि के साथ संस्थापक के संबंध के बारे में अधिक जानकारी थी। उनके अनुबंध के बाद शनि ने जिनको शौय कबीले के साथ अपने इतिहास के बारे में व्यक्तिगत रूप से बताया था। उस समय शनि और जिन दो करीबी दोस्तों की तरह सौहार्दपूर्ण बातचीत करते थे। लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने शौय को क्यों छोड़ा और तलवारों का देवता बनने के बजाय जादू का देवता क्यों बन गया। मेरी मृत्यु के दौरान भी वह शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा अपने पुनर्जन्म के बाद से शनि ने उससे एक बार भी बात नहीं की थी। जिन ने अनुमान लगाया कि उसका पुनर्जन्म एक ऐसी घटना थी जो शनि की शक्ति और अधिकार के कारण हुई थी, लेकिन ये केवल एक परिकल्पना थी। जब जिन 1 साल का था तो उसे एहसास हुआ कि अनुबंध के माध्यम से प्राप्त शक्ति अभी भी उसके लिए उपलब्ध थी। बारिसदा को चुनने के तुरंत बाद ये प्रयोग करने योग्य हो गया। उसके चयन के दिन अनुष्ठान समाप्त होने के बाद रात के दौरान जिन पर 9 सितारा जादूगर का शाप ब्लेडेड इल्यूजन डाला गया था। यह उसके पिछले जीवन के समान शाप था। घटना खुद को दोहरा रही थी। उनके अनुबंध करने के ठीक बाद सोल्डरेट के ये शब्द थे,
जैसा कि जिन को वह बातचीत याद आई, उसने शाप की जंजीरों को धीरे धीरे अपने पालने में रेंगते हुए देखा। जब वह पूरी तरह से सचेत था, तो वह 1 साल के बच्चे के शरीर से शाप का विरोध या अवरोध नहीं कर सका। उसने अपनी शक्तिहीनता के लिए अपने नवजात शरीर को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। वह न तो उसकी ओर रेंगते हुए शाप का विरोध कर सकता था और न ही मदद के लिए पुकार सकता था। अचानक शनि की शक्ति प्रकट हुई। जंजीरें कभी भी जिन तक नहीं पहुंच पाईं और उसकी छाया में गायब हो गईं। इस स्तर के शाप शनि के अनुबंधकर्ता को प्रभावित नहीं कर सके। अपने पिछले जीवन के जादू शिक्षक की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए यह एक बेहद धोखा देने वाला प्रभाव था। बस तुम इंतजार करो। मुझे नहीं पता कि मुझ पर यह शाप किसने डाला, लेकिन एक बार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। छायाओं को नियंत्रित करने की शक्ति, उसके पिछले जीवन में प्राप्त जादू का उसका ज्ञान और देर से अनलॉक और अभ्यास करने के बावजूद तलवार के साथ उसके कौशल और प्रतिभा, जिन ने पुनर्जन्म के माध्यम से इन सभी गुणों को बरकरार रखा था। वह पिछली बार जैसी नियति का सामना नहीं करेगा। इस बार प्रतिभा न होने के कारण कबीला उसे निर्वासित नहीं करेगा। एक बिल्कुल अलग भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। युवा स्वामी, हाँ गिली। जैसे ही वह मुड़ा, गिली प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी। कुलपिता ने अपने प्रस्थान की घोषणा कर दी है। आपको उन्हें विदा करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आप ठीक हैं? गिली ने चिंता में पूछा। उसने टोनी जुड़वां बच्चों को राख जैसे सफेद चेहरे और आतंक के भावों के साथ अपने कमरों में लौटते देखा था, इसलिए वह जिन के लिए अपनी चिंताओं को छिपा नहीं सकी। मैं ठीक हूँ। क्या मेरे बड़े भाई और बहनें भी जा रहे हैं? हाँ, वे केवल कुलपिता को नमस्कार करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन मैरी ने आपके लिए एक उपहार छोड़ा है, युवा स्वामी। मैं उपहार बाद में खोलूंगा। मुझे पहले पिता को विदा करने जाना चाहिए। 200 से अधिक अभिभावक शूरवीर थे जो स्टॉर्म कैसल में आए थे, अपने संबंधित शौर्य ध्वज वाहकों के साथ। जैसे ही सोहमवीर फिर से जाने की तैयारी कर रहा था, दूसरों के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। एक बार जब वे चले जाते, तो जिन टोना जुड़वां बच्चों को अनदेखा कर सकता था और यहाँ स्टॉर्म कैसल में चुपचाप अपने दिन बिता सकता था। वास्तव में बिना किसी के ध्यान दिए चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाते हुए अपने दिन बिताएं। सभी जय हो, सभी जय हो। जैसे ही सोहमवीर द्वारों से बाहर निकला, शूरवीरों ने अपनी तलवारें आकाश में उठाईं। जिन और टोना जुड़वां बच्चे भी उनके बगल में खड़े थे और उन्होंने अपना सिर झुकाया। अगली बार जब मैं पिता को देखूंगा तो स्टॉर्म कैसल के बजाय मुख्य घर में देखूंगा। सोहमवीर ब्लैक सी की दिशा में लौट आया। जिन लोगों को सोहमवीर से सिंह कबीले के खिलाफ एक खूनी लड़ाई में उनका नेतृत्व करने की उम्मीद थी, उन्होंने अपनी निराशा को अपने दिलों की गहराई में छिपा लिया। शौर्य ध्वज वाहक प्रत्येक अपने अभिभावक शूरवीरों के बाद अपने मूल ठिकाने पर लौट आए। जिनके 10 साल के होने और जाने तक सोहमवीर फिर कभी स्टॉर्म कैसल नहीं लौटा। हालांकि खान नामक अभिभावक शूरवीर कभी कभी जिनकी हाल की कार्रवाइयों के बारे में कुलपिता को सूचित करने के लिए ब्लैक सी के लिए रवाना होता था। बड़ी बहन मैरी अपने सही दिमाग में नहीं है। मैं अभी भी केवल 7 साल का हूँ। हा, ये सोचकर कि वह मुझे इतना अद्भुत उपहार देगी। जिन ने अपने कमरे में उपहार खोलते हुए अपने मन में चिल्लाया। गिली की आंखें भी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने जिनकी तीसरी बहन मैरी द्वारा छोड़ी गई वस्तु की जांच की। उनकी आंखों के सामने सिंह कबीले के एक जादूगर द्वारा बुलाए गए एक जानवर का दिल था। मैरी ने व्यक्तिगत रूप से महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में बुलाए गए जानवर को मार डाला था। एक फीनिक्स दिल, एक दुर्लभ और कीमती उपहार जो जिनको अपने पिछले जीवन में कभी नहीं मिला। मैरी उसकी भलाई की कामना कर रही थी और चाहती थी कि उसका सबसे छोटा भाई मजबूत और स्वस्थ बने। जिन अब दिल का काढ़ा बना सकता है और उसका सेवन कर सकता है। अध्याय 5। जिन की तीसरी बहन मैरी शॉय। वर्तमान में 19 वर्ष की आयु में वो दुनिया भर में स्टॉर्म मैरी के नाम से जानी जाती हैं। शॉय कबीले के 1000 साल पुराने इतिहास में 14 वर्ष की आयु से पहले एक भी बच्चा एक स्टार शूरवीर बनने में असफल नहीं हुआ। 16 वर्ष की आयु तक अधिकांश 3 स्टार शूरवीर बन जाते थे और औसतन 20 वर्ष की आयु से पहले 5 स्टार शूरवीर बन जाते थे। मैरी का मामला पिछले जिन के बिल्कुल विपरीत था। उसने रंकेंडल कबीले के मानदंड को पार कर लिया। उसने 12 साल की उम्र में वही उपलब्धि हासिल की और 16 साल की उम्र में ही 5 स्टार नाइट बन गई। इसके अलावा वो वर्तमान में 6 स्टार नाइट थी। अभी 20 वर्ष की भी नहीं हुई है, फिर भी वो उस मुकाम पर पहुंच गई जिसे पाने का दुनिया भर के अधिकांश लोग केवल सपना ही देख सकते हैं। शॉय मानदंड को पार करने के कारण सभी शॉय पर लागू होने वाला शब्द प्रतिभाशाली अब उनके और उनकी उपलब्धियों के साथ न्याय नहीं कर सकता था। अपनी प्रतिभा के बावजूद मैरी उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्होंने अपने पिछले जीवन में जिनके प्रति सद्भावना और करुणा दिखाई थी। हो सकता है कि उसके दिमाग में 1 या 2 पेंच ढीले हों, लेकिन उसने मुझे एक अविश्वसनीय उपहार दिया है। मैं अपनी धीमी विकास गति से निराश होने लगा था। सोहमवीर को स्टॉर्म कैसल छोड़े 1 महीना बीत चुका है। उस दौरान रसोई में तैयार किए जा रहे फीनिक्स हॉट की खुशबू पूरे महल में फैल चुकी थी। इसके अलावा रसोई के पास के कई गलियारे और हॉल फीनिक्स हॉट द्वारा छोड़ी गई विशेष गर्मी के कारण झुलस रहे थे। इस सारी तबाही के बावजूद मैरी दक्षिणी क्षेत्र में वापस लौट आई थी, मानो हृदय उसके लिए महत्वहीन था। सामान्य रूप से कहें तो फीनिक्स हॉट एक दुर्लभ वस्तु थी जो अमृत के समान थी, जिसे राजा और रानी भी अक्सर नहीं खा सकते थे। इसका मांस बछड़े के मांस की तुलना में अधिक कोमल और मुलायम था, इसमें तुलना में अधिक सुगंध थी और इसका प्रभाव हर्बल टॉनिक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। युवा मास्टर, कुछ घंटों के भीतर आप अंततः हृदय खाने में सक्षम हो जाएंगे। अब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए अच्छा काम किया। जिन ने उत्साह से सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक उठी। मैरी के तोहफे को पूरी तरह पकने में 1 महीना लग गया था। गिली इस पूरे महीने ठीक से सो नहीं पाई थी क्योंकि वह अपने युवा मालिक के लिए फीनिक्स हॉट को पकाने में व्यस्त थी। फिर भी वो बहुत खुश थी। जिनकी खुशी उसकी खुशी थी। इस कबीले के भीतर एक नानी शॉय बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार थी और उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता था कि बच्चा कितना मजबूत और भरोसेमंद बनता है। इस परंपरा के कारण जिनको गिली के प्रति अपराधबोध महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में कबीले से उसके निर्वासन के बाद उसकी नानी का जीवन बहुत खराब हो गया था। उसका भविष्य अंधकार में था और उसकी जीवन शैली पूरी तरह से बिखर गई थी। आप शायद नहीं जानते होंगे यंग मास्टर, लेकिन फीनिक्स हॉट एक अमृत है जो खास तौर पर बच्चों पर असरदार है। आप इसे छोटी उम्र में ही खाकर आग के प्रति अपनी सहनशीलता बढ़ा सकते हैं। मैरी ने आपको वाकई एक अनमोल तोहफा दिया है। वास्तव में जिनको गिल्ली से कहीं अधिक हृदय के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे गिल्ली की व्याख्या में रुचि है।
जब वह जादू का प्रशिक्षण ले रहे थे तब उन्होंने फीनिक्स हॉर्ट के बारे में अंतहीन अध्ययन किया था। हालांकि मैंने उस समय इस पर शोध नहीं किया था क्योंकि मैं इसे खाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं एक जादूगर के रूप में फीनिक्स के गुणों को जानना चाहता था। फीनिक्स को बुलाना हर जादूगर का सपना होता है, लेकिन जिनकी मृत्यु 6 सितारा जादूगर बनने से ठीक पहले हो गई थी, वह अवस्था जब कोई व्यक्ति अंततः उस पक्षी को बुला सकता है। बेशक जब मैंने पहली बार बॉक्स के अंदर खून का धब्बा देखा तो मैंने अपनी आंखें छिपा ली, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि यह अमूल्य उत्पाद है जिसे एक शाही परिवार भी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही गिल्ली ने अपनी लंबी टिप्पणी जारी रखी, जिन ने फीनिक्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह इस जीवन में किसी को बुलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। शॉय के रूप में जादू सीखना सख्त वर्जित था, लेकिन जिनका इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता सब कुछ ठीक रहेगा। इसके अलावा यदि उसने अद्वितीय शक्ति या प्रभाव प्राप्त कर लिया हो, या यदि उसके पास पर्याप्त औचित्य हो, तो यदि उसे खोज भी लिया गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्शल आर्ट और जादू एक ऐसी जीवन शैली और मार्ग जिसमें ये दोनों पहलू शामिल थे। जादुई तलवारबाज बनने के लिए जिन किसी भी कठिनाई को झेलने के लिए तैयार था। अगर मैं होता तो मैं अपने दुश्मनों को कभी भी अपने फीनिक्स का दिल चुराने और खाने नहीं देता। फीनिक्स अमर प्राणी थे जो मरने के बाद भी पुनर्जन्म लेते थे। अगर कोई दुश्मन उसे मार भी दे और उसका दिल चुरा ले तो भी वह 100 साल बाद प्रकृति में फिर से जीवित हो जाता था। फिर भी 100 साल का समय बहुत लंबा था। फीनिक्स का मूल समनकर्ता तब तक मर चुका होगा। अगली बार जब आप लेडी मैरी से मिले तो उन्हें धन्यवाद देना न भूलें, यंग मास्टर। हाँ, मैं करूंगा। फीनिक्स हॉट तैयार था। पूरे महल में एक तेज और समृद्ध सुगंध फैलने लगी। मुझे आपके लिए भोजन तैयार करना है, इसलिए थोड़ी देर में नीचे आ जाए, युवा स्वामी। गिल्ली खुशी से झूमती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जबकि दरवाजा खुला ही था। जैसे ही वह उसकी नजरों से ओझल हुई, जिनके मुंह से एक गहरी आह निकल गई। मेरे इर्द गिर्द घूमना बंद करो, ये परेशान करने वाला है। आह, ठीक है, जरूर। टोना जुड़वा कुछ देर पहले से कमरे के बाहर इधर उधर टहल रहे थे। गिली के चले जाने के बाद वे प्रवेश द्वार के पास खड़े हो गए, दरवाजे के पास, और अपने सबसे छोटे भाई की ओर नजरें घुमाई। जब जिन ने देखा कि जुड़वा बच्चे गंध से लार टपका रहे हैं तो वो हल्की हंसी के साथ हंसने लगा। हे भगवान, इन प्यारे छोटे बच्चों को देखो। जब उसने उंगली से उन्हें पास आने का इशारा किया तो टोना जुड़वा बहनें कमरे के अंदर भाग गईं। तुम यहाँ क्यों हो? जिन ने उनसे ठंडे स्वर में पूछा, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे फीनिक्स हॉट के लिए यहाँ आए हैं। टोना जुड़वा अजीब तरह से छटपटा रहे थे, मानो उन्हें बाथरूम जाने की सख्त जरूरत हो। वे जिन से फीनिक्स हॉट का कुछ हिस्सा मांगना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से डरते थे। पिछले महीने की पिटाई और उनके पिता की डांट ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। जिन को ये स्थिति काफी मनोरंजक लगी। अपने पिछले जीवन में टोना जुड़वा हमेशा उससे कुछ चुरा लेते थे या अगर वो गलियारे में उनसे टकरा जाता तो उसे पीट देते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे अब उससे सावधान रहने वाले लोग होंगे। संभवतः मुझे कुछ फीनिक्स हॉट उनके साथ साझा करने के लिए राजी करने का आदेश दिया था। एम्मा निल्ट्रो, गिली की तरह ही, वह स्टॉर्म कैसल में रहने वाली एक नानी थी। वह टोना जुड़वा के विकास की प्रभारी थी। हालांकि गिली के विपरीत, जो जिनके पहले जीवन के दौरान एक भयानक मौत मर गई थी, एम्मा टोना जुड़वा की बदौलत शानदार जीवन जी रही थी। पागल हत्यारे बनने के बावजूद टोनी और हेटोना ने एम्मा को कभी नहीं भुलाया और उसकी अच्छी देखभाल की। लेकिन ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। अगर गिली बच्चों को प्यार और स्नेह से पालने वाली थी, तो एम्मा उन्हें गाजर और छड़ी के दृष्टिकोण से पालने वाली थी। उसने टोना जुड़वा को कभी भी निस्वार्थता या नैतिकता जैसी अवधारणाएं नहीं सिखाईं। सच कहा जाए तो ये दोनों ही अवधारणाएं शॉय कबीले में बहुत उपयोगी नहीं थीं, क्योंकि दुश्मन उनका फायदा उठा सकते थे। लेकिन जिनको अभी भी लगता था कि एम्मा की शिक्षाएं विकृत थीं। टोना जुड़वा बहनों के पालन पोषण पर उनका सबसे बड़ा प्रभाव था, तथा उनके विकृत चरित्र का कारण भी वही थी। आप देख रहे हैं, फीनिक्स, यह है न अकेले खाने के लिए ज्यादा। वह क्या था? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। फीनिक्स हॉट सूप, क्या तुम हमारे साथ एक कटोरा साझा कर सकते हो? अन्यथा हम एम्मा से डांट खाएंगे। भाई, हम पर एक उपकार करो। ऐसा लगता है कि वे मुझसे ज्यादा एम्मा से डरते हैं। जिन ने मन ही मन सोचा और हंस पड़ा। मैं नहीं चाहता। कृपया, हम आपसे विनती करते हैं। टोना जुड़वा बहनें रोने की कगार पर थी, लेकिन जिनके दिल में उनके लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। जिनको पहले से ही पता था कि टोनी गाजर और छड़ी के दृष्टिकोण के आदी थे, इसलिए उन्होंने फीनिक्स हॉट सूप के बदले में उन्हें कुछ शारीरिक रूप से थकाऊ काम करने की योजना बनाई। अगर तुम इतनी दूर तक जाने को तैयार हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओह, यह क्या है? यह क्या है? क्या तुम्हें वह कब्र याद है जो मैंने बनाई थी? टोना जुड़वा बहनें कब्र शब्द सुनते ही कांप उठी और पीली पड़ गईं। कब्र के सामने बारिश के तूफान में पीटे जाने और अकेले छोड़े जाने की यादें फिर से ताजा हो गईं। अगर आप ध्यान से देखें तो उस कब्र के पीछे एक छोटा सा छेद है। एक छेद, हाँ, बिल की तरह। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस गड्ढे को खोदो और उसे और गहरा करो। तुम्हारे पास रात होने तक का समय है। बेशक तुम बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते। जिन ने अपने 9 वर्षीय भाइयों को जो कार्य दिया था, वह सचमुच समय की बर्बादी थी। क्यों? हमें वहाँ खुदाई करने की जरूरत है। मैं उस पक्षी को, जिसे तुम दोनों ने मारा है, एक गहरे गड्ढे में दफनाना चाहता हूँ और उसे एक अच्छी कब्र देना चाहता हूँ। जुड़वा बच्चों के पैरों की ताकत खत्म हो गई और वे लड़खड़ाते हुए महसूस करने लगे। हालांकि अगर उन्हें किसी और लड़ाई में अपने भयानक भाई का सामना नहीं करना पड़ता और वे इस तरह के मामूली काम के साथ फीनिक्स हॉट सूप खा सकते थे, तो उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। हमें कितनी गहराई तक खुदाई करनी होगी? मैंने तुमसे कहा था कि रात होने तक बिना आराम किए खुदाई करो, है ना? ठीक है, तो अगर हम तब तक खुदाई करते हैं तो आप हमारे साथ कुछ फीनिक्स हॉट सूप साझा करेंगे। बेशक मैं करूंगा, लेकिन आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अगर मैं गड्ढे की गहराई से संतुष्ट नहीं हूँ तो ये समझौता अमान्य है। ओह, वैसे गोदाम में बहुत सारे फावड़े हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जरूर, और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन आप किसी और को अपने लिए खुदाई करने का आदेश नहीं दे सकते, ठीक है? जुड़वा बच्चों ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत अपना काम शुरू करने के लिए चले गए। जब टोना जुड़वा बहनें फावड़ा चला रही थी, जिन खाने की मेज पर फीनिक्स हॉट सूप खा रहा था। क्या यह इतना स्वादिष्ट है, युवा मास्टर? गिल्ली ने पूछा जब उसने जिन को खुशी से खाना खाते हुए देखा। उसे लगा कि जिन स्वादिष्ट सूप की वजह से खुश है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये 3 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यदि आप एक और सर्विंग चाहते हैं तो पूछने में संकोच न करें। प्रत्येक चम्मच के साथ उसके गले से नीचे जाने पर जिन को अपनी हड्डियों और त्वचा में मजबूती महसूस हो रही थी।
अगर वह 3 दिनों तक सूप पीता तो आपके प्रति उसकी आत्मीयता और प्रतिरोध क्षमता में काफी वृद्धि होती। हालांकि फीनिक्स हॉर्ट के कारण जिन कान से कान तक मुस्कुरा नहीं रहा था, कुछ ही दिनों में मुझे गुप्त ग्रंथों तक पहुंच मिल जाएगी। वह स्थान जहां टोना जुड़वा पक्षी की कब्र के पीछे खुदाई कर रहे थे। केवल 9 वर्ष की आयु होने के बावजूद जुड़वा बच्चों की शारीरिक क्षमताएं अभी भी विश्व औसत से कहीं अधिक थी, क्योंकि वे शौय वंश के थे। शौय के शरीर विशेष थे, मानो उन्हें स्वर्ग से आशीर्वाद मिला हो। इसलिए यदि जुड़वा भाई अपने धन्य शरीर का उपयोग करके रात होने तक खुदाई जारी रखते तो गड्ढा भूमिगत दीवार तक पहुंच जाता। हालांकि वे यह नहीं बता पाएंगे कि ये दीवार है या सिर्फ एक कठोर पत्थर। स्टॉर्म कैसल के नीचे एक गुप्त भूमिगत क्षेत्र था, जहां शौय कबीले के कुछ गलत काम छिपे हुए थे। अन्य कुलों की गुप्त पुस्तकें। शौय ने अपने इतिहास में अन्य कुलों को वश में किया और नष्ट किया। इन युद्धों के दौरान वे अपने दुश्मनों की गुप्त पुस्तकें, स्क्रॉल और अभिलेख चुरा लेते थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जिन आसानी से भूमिगत क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टोना जुड़वा दीवार तक खुदाई कर चुके हैं। उसे पहले उन 2 सुरक्षात्मक प्रतिष्ठानों से निपटना होगा जो बाहरी लोगों को पीछे हटाते हैं, लेकिन जिनको पहले से ही पता था कि उन्हें कैसे निष्क्रिय किया जाए। वह अपने पिछले जीवन में 25 साल तक शौय कबीले में रह चुका था, भले ही उसके साथ कीड़ों से भी बदतर व्यवहार किया गया हो। उसने कबीले के भीतर कुछ जानकारी और कुछ तरकीबें सीखी थी। मैं उन पुस्तकों का अध्ययन तब तक करता रहूंगा जब तक मैं स्टॉर्म कैसल नहीं छोड़ देता। जिन ने रात के खाने के लिए सूप के 2 कटोरे खाली कर दिए थे। नानी गिली, हाँ युवा मास्टर, क्या आप रात होने पर जुड़वा बच्चों के साथ फीनिक्स हॉट सूप साझा कर सकते हैं? मुझे उन्हें कितना देना चाहिए? 1-1 चम्मच प्रत्येक। ओह 1 चम्मच, ऐसे में उनके साथ कुछ बांटने की क्या जरूरत है? तुम्हें इसे अकेले ही खा लेना चाहिए। मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। अगर वे इसके बारे में शिकायत करते हैं और कुछ मांगते हैं तो उन्हें बताएं कि मैंने ये कहा था। मैं आपको दिखाऊंगा कि एम्मा मेरी तुलना में कितनी दयालु और कोमल है। गिल्ली ने अजीब ढंग से मुस्कुराकर उसे प्रणाम किया। युवा मास्टर जिन, क्या कबीले की क्रूरता ने उन पर असर करना शुरू कर दिया है? वह अभी भी इस तरह से व्यवहार करने के लिए बहुत छोटा है। जैसे ही उसकी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान एक कड़वी अभिव्यक्ति में बदल गई, जिन गिल्ली की बाहों में सिमट गया। बड़ी बहन मैरी ने मेरी खातिर मुझे दिल दिया और गिल्ली ने दर्जनों रातों तक जागकर पूरे 1 महीने तक सावधानीपूर्वक सूप तैयार किया। मैं इतना कीमती खाना उन बेवकूफों के साथ साझा नहीं करना चाहता। युवा मास्टर श्रिट श्रिट। बारिश में भीगने के बावजूद जुड़वा भाई मिट्टी खोदने का काम जारी रखते रहे। वे आधी रात के आसपास भूमिगत दीवार तक पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अंततः खुदाई बंद कर दी। 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, ये तो नाइंसाफी है। हमने पूरे दिन जमीन खोदी। टोना जुड़वा भाइयों को बाद में एहसास हुआ कि जिनके साथ समझौते के दौरान उन्होंने उचित राशि तय नहीं की थी और वे अपने तथाकथित इनाम से क्रोधित हो गए। हालांकि वे अपनी कुंठा को ज्यादा देर तक व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि जिन ने उन्हें घूर कर देखा, मानो कह रहे हों कि वे कृतज्ञतापूर्वक चम्मच भर खाना चखें। तुम बदमाशों, अगर कोई एक दिन फावड़ा चलाकर 1 चम्मच फीनिक्स हॉट सूप कमा सकता है, तो दुनिया भर के ज्यादातर लोग मेरे पास दौड़े चले आएंगे। जिनका सचमुच मानना था कि जुड़वा बच्चों को उनसे 1 चम्मच सूप पाकर बहुत आभारी होना चाहिए। अध्याय 6। अगली सुबह जिन उस गड्ढे के पास गया जिसे टोनी जुड़वा ने खोदा था। ऐसा लग रहा था कि जुड़वा भाइयों ने कोई छोटी मोटी चाल नहीं चली थी। उन्होंने गड्ढा बहुत गंभीरता से खोदा था। गहरे गड्ढे के अंदर जिनको नीचे की तरफ एक सुनहरी पत्थर की दीवार दिख रही थी। वर्तमान में महल में 7 संरक्षक शूरवीर, 2 नानी और 1 दर्जन नौकर थे। बेशक टोना जुड़वा भी यहाँ थे। कोई भी यहाँ जिनकी तलाश में नहीं आएगा या उन पर कोई साजिश रचने का संदेह नहीं करेगा। उन्हें ये बताना कि मैं यहाँ मृत पक्षी के लिए प्रार्थना करने आया हूँ, एक बहुत अच्छा बहाना था। हाल ही में स्टॉर्म कैसल में रहने वाले शौय कबीले के सदस्य जिनसे सावधान थे। कुलपति का सबसे छोटा बच्चा एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था और अजीब तरह से परिपक्व था। वास्तव में कुछ लोग सिर्फ सावधान ही नहीं थे, बहुत से लोग 7 साल के लड़के से डरते थे। नौकर उसके बारे में गपशप करते थे, कहते थे कि वह अपने कठोर पिता की हूबहू नकल है, और संरक्षक शूरवीर उसकी आज्ञा का पालन करते थे जैसे कि वह उनका वरिष्ठ हो। लेकिन जब जिन ने कहा कि वह पक्षी के लिए प्रार्थना करने जाएगा, तो वे सभी राहत महसूस करने लगे। उन्होंने सोचा कि सोहमवीर का बेटा होने के बावजूद बच्चा तो बच्चा ही है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको अगले जन्म में खुशी मिले। जिन ने झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा था कि वो पक्षी के लिए प्रार्थना करेगा। उसे सच में उस पर दया आ रही थी। जब उसने पक्षी की कब्र को जुड़वा भाइयों द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे के नीचे ले जाना समाप्त किया, तो जिन बगल की पत्थर की दीवार के पास पहुंचा। उसकी सतह पर फावड़ियों के खरोंच के निशान थे। दीवार खुद बहुत ठोस नहीं थी। इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए अंदर कोई धातु की सलाखें या तार नहीं थे, इसलिए जिन इसे छाया में लिपटे एक मुक्के से आसानी से नष्ट कर सकता था। हालांकि इसे इस तरह तोड़ने से निश्चित रूप से जोरदार विस्फोट होगा। बाहर लगातार हो रही बारिश के कारण आवाज कुछ हद तक दब जाएगी, लेकिन महल में मौजूद 7 सितारा शूरवीरों को संभवतः यह आवाज सुनाई देगी। हा, जिन अचानक हंस पड़े क्योंकि वह खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और अपने हाथ दीवार पर टिका दिए। तुरंत पत्थर की दीवार में हल्का सा कंपन होने लगा। रूम, यह एक सितारा पृथ्वी जादू मंत्र था, पृथ्वी अनुनाद। एक ऐसा मंत्र था जिसका प्रयोग जादूगर अक्सर बाहर कैंपिंग करते समय या जंगल का अन्वेषण करते समय करते थे, लेकिन इसकी मारक क्षमता लगभग शून्य थी। मैं जादू का उपयोग करने के लिए मर रहा हूँ। जादू का उपयोग करने की व्यावहारिकता और आनंद। पिछले 7 सालों से उसे यह मुक्ति का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन की यादें और ज्ञान को बरकरार रखा था, इसलिए जन्म से ही जादू का इस्तेमाल न कर पाना जिनके लिए एक सजा की तरह था। जादू, एक जादूगर की ताकत। जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो जिन ने सोचा कि वह फिर से जादू कैसे सीखे और मन को कैसे संग्रहित करे। हालांकि उसकी चिंताएं निराधार थीं। जिस तरह शनि की शक्ति अभी भी उसके लिए उपलब्ध थी, उसी तरह उसने अपने पिछले जीवन के दौरान जो मान इकट्ठा किया था, वह भी इस नए जीवन में सुलभ था।
एकमात्र समस्या यह है कि मेरे अपरिपक्व शरीर के कारण मैं अभी सीमित मात्रा में ही उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर ही है। अपने पिछले जीवन में जिन 3 साल के प्रशिक्षण के बाद जादू में 6 सितारा क्षेत्र तक पहुंचने वाला था, वर्तमान में जिन द्वारा उपयोग की जा सकने वाली शक्ति की मात्रा एक स्टार जादूगर के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा, ये समय के साथ बढ़ती जाएगी। हर बार जब वह 1 साल और बड़ा होता, तो वह अपने अंदर ज्यादा शक्ति पैदा होते हुए महसूस कर सकता था। इसके अलावा यह एक प्राकृतिक घटना थी, जिन ने अपना शक्ति बढ़ाने या कुछ और करने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पिछले जन्म में उसने जो शक्ति संचित किया था, वह धीरे धीरे वर्षों से उसके पास वापस आ रहा था। 7 साल की उम्र में एक स्टार जादूगर का शक्ति, मुझे यकीन है कि इतिहास में कोई और यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। इस गति से मैं 20 साल की उम्र से पहले ही 6 स्टार तक पहुंच जाऊंगा। उनका दूसरा जीवन उनके पहले जीवन की तुलना में अतुलनीय रूप से बेहतर और लाभप्रद था। वह अभी बहुत खुश और आनंदित था। 7 साल की छोटी सी उम्र में जिन आध्यात्मिक शक्ति और मना दोनों का उपयोग कर सकता था, साथ ही 3 सितारा तलवारबाजी और 5 सितारा जादू में ज्ञान और विशेषज्ञता भी रखता था। इसके अलावा अब वह दुनिया भर के अनगिनत मार्शल कबीलों की गुप्त पुस्तकों का अध्ययन कर सकता था, जिन्हें शोए कबीले ने लूटा था। उसकी प्रेरणा इस समय अपने चरम पर थी और ये लंबे समय तक कम नहीं होने वाली थी। मैं वास्तव में एक जादूगर हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जैसे सरल मंत्र का उपयोग करके इतना प्रसन्न हो जाऊंगा। शोए कबीले के भीतर जादू का प्रयोग करने का उसका समय अत्यंत सीमित था। ये भी कहा जा सकता है कि इस क्षण तक जिनके पास जादू का इस्तेमाल करने का कोई और मौका नहीं था। ऐसे लगभग कोई मौके नहीं थे जब जिन अकेले थे और उनके साथ कोई नहीं था। गिली हमेशा उसके साथ रहती थी और जब वो मौजूद नहीं होती थी तो संरक्षक शूरवीर और नौकर उसके साथ होते थे। और अगर किसी चमत्कार से उनमें से कोई भी जिन के बगल में नहीं होता था तो टोना जुड़वा उसे परेशान करने के लिए आते थे। इसलिए जिन को कभी जादू का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। ऐसा कोई पल भी नहीं आया जब उसके पास जादू का सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प न हो। यद्यपि जिन अब जुड़वा बच्चों को अपने नौकरों की तरह धकेल सकता था, लेकिन वह जादू का प्रयोग करके उनके द्वारा पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर उसके माता पिता या बड़े भाई बहनों तक ये बात फैल जाती कि जिनने जादू का प्रयोग किया है, तो उसका सुखद नया जीवन उसी क्षण समाप्त हो जाता। मुझे आज के बाद कुछ समय के लिए अपना जादू बंद कर देना चाहिए। पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन एक दिन मैं जितना चाहूं उतना जादू इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लूंगा। बस तुम इंतजार करो। जैसे ही वह प्रत्याशा में अपने होंठ चाट रहा था, जिनने एक बार फिर दीवार के सहारे रखे अपने हाथों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने हाथों और उंगलियों के माध्यम से बहने वाले और पूरी दीवार पर फैलने वाले माना की अनुभूति ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। और इस तरह 10 मिनट चुपचाप बीत गए। पृथ्वी अनुनाद के कंपन ने चुपचाप दीवार पर दर्जनों दरारें और दरारें बना दी। धूल और मिट्टी भारी मात्रा में नीचे गिर रही थी, मानो पत्थर की दीवार जल्द ही ढह जाएगी। दरअसल दीवार का वह हिस्सा जहां जिन के हाथ थे, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जहां से जिन मुश्किल से अपना शरीर निकाल पाया। बच्चा कुछ देर के लिए दीवार के उस पार के नजारे को देखता रहा। वहां एक पुराना लंबा गलियारा था, मानो वह किसी प्राचीन खंडहर में हो, और कुछ दूरी पर एक बड़ा स्टील का गेट था। ये सोचना गलत होगा कि शोए कबीले के गुप्त भूमिगत कमरे में इतनी आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। स्टॉर्म कैसल एक ऐसा किला था जिसे सिंह कबीले के कुलीन सैनिक भी आसानी से जीत नहीं पाते। जिन सिर्फ भाग्यशाली थे क्योंकि वह शोए कबीले का सदस्य था जो उक्त महल में रहता था। तो ये गुप्त भूमिगत क्षेत्र है जिसमें केवल शोए ध्वजवाहक ही प्रवेश कर सकते हैं। ध्वजवाहक वे कबीले के प्रतिनिधि थे जो कबीले का प्रतीक चिन्ह लहराते हुए अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। शोए कबीले के सभी बच्चे एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर ध्वजवाहक बन गए, सिवाय कुछ अपवादों के, जैसे कि पिछले जिन को अक्षम माना गया था। जिन ने अपने भाई बहनों से इस भूमिगत कमरे के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थी। वह जो केवल इसके अंदर छिपे चमत्कारों की कल्पना ही कर सकता था, आखिरकार इसे अपनी आंखों से देख पाया। जिनका गला थोड़ा सा घुट गया, जैसे कि उनके दिल की कोई गहरी बात बाहर आ गई हो। मैंने नहीं सोचा था कि इसका मुझ पर इतना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसे स्वयं देखने पर मेरी भावनाओं ने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओह, सांस छोड़ने और शांत होने के बाद जिन ने खुद को छेद में दबा लिया। जुड़वा भाइयों द्वारा खोदे गए गड्ढे में वापस आकर वह लगातार जमीन पर गिरती बारिश की आवाज सुन सकता था, लेकिन जैसे ही वह भूमिगत गलियारे में दाखिल हुआ, शोर पूरी तरह से गायब हो गया। गंभीर मन से जिन ने अपने जूते उतार दिए। वो गलियारे में कीचड़ के निशान नहीं छोड़ सकता था। रास्ते पर दीवारों पर लगी कुछ मशालों से मंद रोशनी थी, जहां से तेल टपक रहा था। जिन जादू से उस जगह को रोशन करने के लिए एक लौ बनाने वाला था, लेकिन उसने इसके बजाय एक मशाल पकड़ने का फैसला किया। हाथ में मशाल लेकर नंगे पैर घिसे पिटे गलियारे से गुजरते हुए उसे लगा कि वह एक साधु बन गया है। माँ मुझसे कहा करती थी कि उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले शोए के बच्चों को ये साबित करना होगा कि वे उसी वंश का हिस्सा हैं। जिन को याद आया कि उन्होंने यह बात तब सुनी थी जब वो लगभग 16 वर्ष के थे। उस समय भी रोजा को विश्वास था कि उसका सबसे छोटा बच्चा एक दिन कुल का सम्मानित सदस्य बनेगा। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि उसका बच्चा प्रतिभाहीन है, और उससे विकृत अपेक्षाएं रखने लगी। रोजा ने जिनको गोपनीय जानकारी देने के लिए गुप्त रूप से कबीले के नियमों को तोड़ा था, इस तथ्य के बावजूद कि वह अपने भाई बहनों की तरह प्रतिभाशाली नहीं था। वो ये विश्वास करना चाहती थी कि जिन एक दिन 6 सितारा शूरवीर बन जाएगा और ध्वजवाहक की योग्यता प्राप्त करेगा।
रोजा शॉय ब्लैक पैंथर कबीले और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थी। हालांकि वो जिन के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण और निर्णय नहीं रख सकती थी, इसका कारण केवल ये था कि वह एक माँ थी। उसकी माँ, फिर भी बाद में उसने वास्तविकता का सामना किया और उसे स्वीकार कर लिया। जिन ने अतीत को याद करना बंद कर दिया और धातु के दरवाजे की ओर अपना कदम रोक दिया। वह गलियारे के बीच में था। गेट तक पहुंचने में अभी भी लगभग 50 कदम बाकी थे। शॉय और जादू फट। जब जिन ने फर्श पर जादुई घेरा देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। यह एक बड़ा जादू चक्र था, लेकिन प्रशिक्षु जादूगर भी इसका आसानी से विश्लेषण कर सकते थे। रक्त और बाधा का जादुई चक्र। यह एक लोकप्रिय जादू का घेरा था जिसे अक्सर राज्यों के प्रवेश द्वारों पर, या किसी व्यापारी के गोदाम के अंदर, या किसी प्रसिद्ध भाड़े के सैनिक समूह के मुख्यालय में पाया जा सकता था। अपने प्रभावशाली और भव्य नाम के बावजूद यह एक साधारण था। ये किसी साधारण सुरक्षा उपकरण से अलग नहीं था। ये केवल ये पता लगा सकता था कि कोई व्यक्ति अपने खून के माध्यम से खतरा पैदा करेगा या नहीं। जादू से नफरत करने वाले उन कबीले के सदस्यों ने कबीले के गुप्त कक्ष के सामने एक जादुई घेरा बना दिया। इतना ही नहीं, यह एक बहुत ही कमजोर घेरा है। जिन ने अपने गाल के अंदर के हिस्से को काट लिया। उसके मुंह से खून की धार बहकर उसकी ठुड्डी तक आ गई। इससे पहले कि खून फर्श पर गिरता, जिन ने अपने हाथ से खून को पकड़ लिया। टपक टपक। उसे रक्त और अवरोध के जादुई घेरे को सक्रिय करने के लिए बस कुछ बूंदों की जरूरत थी। जैसे ही उसने अपने हाथों पर लगे खून को घेरे पर हिलाया, चारों दिशाओं से हवा में एक नीली आभा भरने लगी। ये सबूत है कि हम एक ही वंश का हिस्सा हैं। क्या मजाक है। जिन को ये जानने की उत्सुकता थी कि उसके पूर्वजों में से कौन इतना मूर्ख था कि उसने ये जादुई चक्र यहाँ रखा। ये जादू चक्र इतना विस्तृत नहीं था कि किसी के रक्त और वंश का पता लगाया जा सके। वास्तव में जिनको यकीन नहीं था कि ऐसा जादू पहले से ही मौजूद है। ये जादुई चक्र केवल 3 बातें निर्धारित कर सकता था। इससे पता लगाया जा सकता था कि यह रक्त किसी राक्षस का है, मानव का है या प्लेग से पीड़ित किसी व्यक्ति का है। दूसरे शब्दों में, जब तक वे इस भूमिगत गलियारे तक पहुंचने में सक्षम हैं, कोई भी स्वस्थ मनुष्य इस जादुई घेरे को सुरक्षित रूप से सक्रिय करने में सक्षम है। जादुई घेरा पूरी तरह से बेकार था, सिवाय इसके कि उसने इस प्राचीन गुप्त कक्ष में रहस्य का वातावरण जोड़ दिया था। वे चयन अनुष्ठान नामक अजीब अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। वे ये भी मानते हैं कि यह जादुई चक्र शुद्ध रक्त वाले शॉय को पहचानने में सक्षम है। ये कबीला काफी अजीब है, बहुत अजीब। खड़खड़ाहट खड़खड़ाहट। क्रियाओक गोला के सक्रिय होने पर जिनको फर्श के नीचे धातु के हिस्सों की घिसन और हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। चक्र जाल के संचालन को रोक रहा था, जाल जो जिन पर हमला कर सकते थे अगर उसने जादू चक्र को सक्रिय नहीं किया होता। वह चुपचाप खड़ा रहा और शोर के कम होने का इंतजार करने लगा। यहाँ बहुत सारे जाल हैं। मुझे उनके बारे में ठीक से नहीं पता, लेकिन यहाँ के जाल शाही महल में पाए जाने वाले जालों से कहीं ज्यादा जटिल हैं। जादू का घेरा जल्द ही धुंधला होने लगा और उसकी चमक खत्म हो गई। सारे जाल निष्क्रिय हो चुके थे। जिन दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने स्टॉर्म कैसल के गुप्त कक्ष की सुरक्षा प्रणालियों में से एक को सुरक्षित रूप से निपटा दिया था। अब केवल दरवाजा खोलना बाकी था। लेकिन ऐसा करना जादुई चक्र को सक्रिय करने से भी अधिक आसान था। शॉय के वंशज मुर्कना को सांत्वना देने आए हैं। क्रियाक। जैसे ही जिन ने पासवर्ड बोला, गेट खुलने लगा। यह एक और तरह का बाधा जादू था जो अभी जादू के घेरे जैसा ही था, लेकिन ये पूरी तरह से अलग स्तर का था। यह एक महान ड्रैगन द्वारा डाला गया जादू था, जो तब से गहरी नींद में सो गया है। पासवर्ड जादू को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन सही शब्दों के बिना दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। यही इस बाधा जादू की शक्ति थी। दरवाजा तोड़ने के लिए कम से कम 9 सितारा शूरवीर होना आवश्यक होगा। मैंने अपने पुनर्जन्म से पहले अपने दूसरे भाई से यह पासवर्ड सुना था, हालांकि वह व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहा था कि यह मेरे लिए कभी उपयोगी नहीं होगा। स्टॉर्म कैसल का स्थान, माउंट मुराकन का शिखर। मुराकन नाम मूलतः किसी पहाड़ का नाम नहीं था। ये नाम ब्लैक ड्रैगन का था जो कभी इस क्षेत्र पर राज करता था। मुर्कन को 1000 वर्ष पूर्व प्रथम शॉय कुलपति ने पराजित किया था, तथा स्टॉर्म कैसल को सौंपने के बाद वह गहरी नींद में सो गया था। ये कहानी शॉय कबीले की सबसे लोकप्रिय किंवदंती थी, जो दुनिया भर में सभी को ज्ञात थी। दरवाजा खुलने पर जिन ने जो पहली चीज देखी वो अनगिनत किताबों से भरी एक शेल्फ नहीं थी, बल्कि एक कांच का ताबूत था। कांच के ताबूत के अंदर एक मानव शरीर था। यह मुर्कना था जो गहरी नींद में जाने से पहले मानव में बदल गया था। किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। बडम्प बडम्प। एक अप्रत्याशित दृश्य को देखकर जिनका शरीर आश्चर्य और बेचैनी से जम गया। फिर वह धीरे धीरे कांच के ताबूत के पास पहुंचने लगा। मुझे कहानी याद है कि मैंने सुना था कि ब्लैक ड्रैगन मुर्कना को पहले कुलपति ने हरा दिया था और वह गहरी नींद में सो गया था। तो क्या वह यहाँ सो रहा था? जिनको मुर्कना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कबीले की किंवदंतियों और मिथकों में उसका जिक्र बहुत कम ही मिलता था। उन्हें उस ड्रैगन की कोई परवाह नहीं थी जो इतिहास के पन्नों में बहुत पहले ही गायब हो चुका था। वर्तमान में सक्रिय ड्रैगन ज्यादा चिंताजनक और परेशान करने वाले थे। कांच का ताबूत एकदम साफ था, उसकी सतह पर धूल का एक भी कण नहीं था, लेकिन उसे हर रोज नौकरानी से साफ नहीं करवाया जाता था। ताबूत के चारों ओर लगे मना की वजह से यह बेदाग था। जिन ने एक हाथ से मना को छुआ और तुरंत उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही उसने अपनी लार ली, जिन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। वह एक दिलचस्प दृश्य था, जिनको मुर्कना से कुछ भी सीखने को नहीं मिला। अगर वह एक जागृत और सक्रिय ड्रैगन होता तो चीजें अलग होती, लेकिन मुर्कना एक ताबूत के अंदर एक हाइबरनेटिंग ड्रैगन था, इसलिए जिनको गुप्त पुस्तकों को खोजने में अधिक रुचि थी।
ये जगह मेरी सोच से भी बड़ी है। भूमिगत कक्ष स्टॉर्म कैसल के केंद्रीय हॉल से बड़ा लग रहा था। हालांकि ये खाली लग रहा था क्योंकि जगह पर कोई सजावट नहीं थी। जिन ने जल्दी से पुस्तकों की खोज शुरू कर दी। क्रियाक, उसने स्लाइडिंग दरवाजा खोला और लाइब्रेरी को ढूंढ निकाला। वास्तव में ये लाइब्रेरी कहलाने के लिए बहुत ही जर्जर थी। शॉय कबीले का सीक्रेट लाइब्रेरी में सिर्फ एक बुकशेल्फ और कुछ कुर्सियां थीं। हालांकि गुप्त पुस्तकों को रखने के लिए यह पर्याप्त जगह थी। दुनिया भर के अन्य मार्शल कबीलों द्वारा लिखी गई पुस्तकें केवल कुछ ही हो सकती हैं। पुस्तकालय में अतिरिक्त अलमारियों का कोई उपयोग नहीं होगा। पुस्तकें 1.50 मीटर चौड़ी शेल्फ पर धूल भरी किताबें करीने से सजाई गई थीं। ये किताबें कभी दुनिया भर के मार्शल कबीलों द्वारा लिखी और इस्तेमाल की जाती थी और अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की जाती थी। ये मार्शल कुलों का सार था जिसे केवल ध्वजवाहक ही पढ़ सकते थे। जिन ने अपने कांपते दिल को शांत किया और शेल्फ पर रखी प्रत्येक किताब के नाम की जांच करने लगे। मेयर कबीले और टाइफेन कबीले की हाथ से हाथ की लड़ाई की तकनीकें, यूरोन कबीले और शगल कबीले की भाला तकनीकें, अट्टिला कबीले की तलवारबाजी आदि। ऐसी बहुत सी तकनीकें हैं। जिनको कुनगेन कबीले की कुछ किताबें भी मिली, तलवारबाजों का वह कबीला जिसने करीब 200 साल पहले स्टॉर्म कैसल पर हमला किया था। जिनके हाथ कांप रहे थे जब वह एक एक करके किताबों की जांच कर रहा था। उसका उत्साह चरम पर था। अपने पहले जीवन में वह हमेशा एक ध्वजवाहक बनना चाहता था और यहाँ आकर गुप्त ग्रंथों को पढ़ना चाहता था। अब जब वह आखिरकार यहाँ आ गया था तो उसके मन में उसकी कठिनाइयों और निराशा की यादें कौंध थीं। बेशक इस बार वह भूमिगत कक्ष में झंडा वाहक के रूप में नहीं आया था। शॉय परिवार का नाम होने के बावजूद वह लाइब्रेरी में घुसपैठ करने वाले चोर से अलग नहीं था। हालांकि जिनको उन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। जो भी तरीके हाथ में हो उनका इस्तेमाल करना शॉय की खूबी थी। इसके अलावा वह एक सच्चे ध्वजवाहक बनने के बाद कुछ सालों में आधिकारिक तौर पर इस भूमिगत कक्ष में आने की योजना बना रहा था। मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए? पहली दुनिया की क्या समस्या है? उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प थे। जिनको आश्चर्य हुआ कि क्या उसके बड़े भाई भी ऐसा ही महसूस करते होंगे जब वे अपनी नानी के दूर होने पर चुपके से पोन किताबें पढ़ते थे। जिन ने अपने सामने रखी किताबों को पलटते हुए ठहाका लगाया। उसके पास यहाँ रुकने के लिए ज्यादा समय नहीं था। 2 घंटे। पक्षी के लिए प्रार्थना करने के बहाने से उसे जो खाली समय मिला था वह मात्र 2 घंटे का था। इतने समय के बाद गिल्ली संभवतः उसे खोजने के लिए महल के पिछवाड़े में आ जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे जिनके सामने खाने का पहाड़ खड़ा हो, लेकिन वह केवल कुछ मिनट ही खा सके। लेकिन मुझे एक और मौका मिलेगा। मैं किसी और दिन यहाँ आ सकता हूँ अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं फिर से पक्षी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ या ध्यान करना चाहता हूँ। सस्त, उसने शेल्फ से एक किताब निकाली। जिनकी पहली गुप्त पुस्तक कुनगेन कबीले की तलवारबाजी की किताब थी। तीसरे भाई ने एक बार मुझसे कहा था कि इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को है। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। कुनगेन कबीले की गुप्त पुस्तकों के कुल 3 खंड थे। जिन ने बाकी 2 खंड भी उठाए और एक कुर्सी पर बैठ गए। मूलतः कुनगेन कबीले के गुप्त ग्रंथों की संख्या 10 से अधिक थी। लेकिन जब 200 वर्ष पहले शॉय ने कबीले को नष्ट कर दिया तो उनमें से अधिकांश संघर्ष के दौरान नष्ट हो गए। शॉय कबीले ने उन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया था। हालांकि उनके हाथों में मौजूद 3 खंड अछूते रह गए। इन खंडों में कुनगेन तलवारबाजी की महानतम तकनीकों का सार संक्षेप में था। फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ, पन्ने पलटने की आवाज तेज हो गई। एक गुप्त ग्रंथ होने के बावजूद खंड 1 के पहले कुछ पन्नों में केवल तलवारबाजी के आधार और नींव के बारे में बात की गई थी। साथ ही कुनगेन शूरवीरों के व्यवहार के बारे में भी बताया गया था। जब जिन किताब के बीच में पहुंचा तो पन्नों की फड़फड़ाहट बंद हो गई। उसकी निगाहें गहरी हो गईं और उसका दिमाग पन्नों पर लिखे शब्दों को आत्मसात करने की कोशिश करने लगा। वह पुस्तक जो केवल आधारों का वर्णन कर रही थी अचानक एक कठिन विषय पर आ गई जिसे जिन बिल्कुल भी समझ नहीं सका। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें गुप्त ग्रंथ कहा जाता है। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। महाद्वीप की आम भाषा में लिखे जाने के बावजूद तलवारबाजी में कौशल और ज्ञान की कमी के कारण जिन इसकी अधिकांश सामग्री को समझ नहीं सका। अकिन साम्राज्य में अपनी अचानक मृत्यु से पहले 28 वर्षीय जिन ने तलवारबाजी में 3 सितारा क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। न केवल वह सामान्यतः थोड़े कुशल लोगों की तुलना में उस स्तर तक पहुंचने में धीमे थे, बल्कि औसत शॉय की तुलना में उन्हें दोषपूर्ण भी माना जा सकता था। हालांकि शनि के साथ अनुबंध के बाद उन्हें उस स्तर तक पहुंचने में केवल आधा वर्ष ही लगा, जिसे एक अविश्वसनीय उपलब्धि माना जा सकता है। फिर भी कुनगेन पुस्तक उनके लिए उनकी 3 सितारा कौशल और तलवारबाजी के ज्ञान के साथ समझने के लिए बहुत कठिन थी। जो भी हो, जिनको इस परिणाम की उम्मीद थी, उसने अपने साथ लाई हुई नोटबुक और पेंसिल निकाली। इसके बाद जिन ने किताब की विषय वस्तु को अपनी नोटबुक में कॉपी करना शुरू किया। यह एक प्रतिलेखन था। लगभग 2 घंटे में वह किताब के लगभग 10 पन्नों की प्रतिलिपि बना सका। जादूगर के रूप में अपने दिनों में उन्होंने इतनी सारी पुस्तकों का प्रतिलेखन किया था कि पेंसिल पकड़े हुए उनकी उंगलियों के निशान मिटने लगे थे। प्रतिदिन 10 पृष्ठ। जिनको स्टॉर्म कैसल छोड़ने में 3 साल बाकी थे। अगर वह उन 3 सालों के दौरान हर दिन 10 पन्नों की प्रतिलिपि बनाता तो वह आसानी से यहाँ की सभी किताबों की प्रतिलिपि बना सकता था। और जैसे जैसे मैं इनका अध्ययन करता रहूंगा, मैं धीरे धीरे समय के साथ इनकी विषय वस्तु को समझने लगूंगा। मुझे यकीन है कि कुछ ऐसी पुस्तकें होंगी जिनका मुझे प्रतिलेखन नहीं करना पड़ेगा। स्क्रट स्क्रट। शांत भूमिगत कमरे में पेंसिल से कागज पर खरोंचने की आवाज गूंज रही थी। जिनको 10 पन्नों की नकल करने में ठीक 1 घंटा लगा। फिर वह अपने कदम पीछे खींचकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया।
उसने दीवार के छेद को मिट्टी के जादू और अपने आसपास की मिट्टी से बंद कर दिया। और इस तरह 2 महीने बीत गए। उस दौरान जिन ने कुंगेन कबीले के 3 खंडों के साथ साथ मेयर कबीले की हाथ से हाथ की लड़ाई की तकनीकों के बारे में 2 खंडों को पूरी तरह से लिपिबद्ध कर लिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जिन को और भी ज्यादा ऊर्जा और उत्साह महसूस होने लगा। सुबह बिस्तर से बाहर निकलने में उसे पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी। आज वहां जाने के लिए मुझे क्या बहाना बनाना चाहिए? प्रार्थना करना, ध्यान करना? नहीं, मैंने कल और परसों ही ये बहाने बना लिए थे। महल में एक अफवाह फैल रही थी, जहां नौकरों का मानना था कि मृत पक्षी की आत्मा ने जिन पर कब्जा कर लिया है। वो लगातार 2 महीने तक प्रार्थना और ध्यान करने के लिए उसकी कब्र पर जाता रहा, इसलिए उनका भ्रम समझ में आता था। इसके अलावा यह अजीब अफवाह सुनकर टोना जुड़वा जिन से बहुत ज्यादा डरने लगे। क्या मुझे कोई बहाना बनाना चाहिए, जिससे मैं बिना किसी संदेह के वहां हर दिन जा सकूं? कुछ देर सोचने के बाद जिन को कुछ भी समझ नहीं आया। वो कैसे सबको मना सकता था कि वे उसे हर रोज कब्र पर जाने दें। इसलिए जिन ने अपनी विचारधारा बदलनी शुरू कर दी। उन्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उनसे कहूं कि मैं वहां हर दिन जाऊंगा, तो कौन मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करेगा? ये स्टॉर्म कैसल है, कबीले का मुख्य निवास नहीं। यहाँ रहने वाले संरक्षक शूरवीरों ने पहले से ही जिन को एक बच्चे की तरह व्यवहार करने के बजाय एक सच्चे शौय के रूप में सेवा दी थी, और नौकरों को शुरू से ही उसके फैसलों को गलत साबित करने का कोई अधिकार नहीं था। टोना जुड़वा जिन से भयभीत थे, इसलिए उनके बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं था। एकमात्र समस्या गिल्ली थी। नैनी की भूमिका एक शूरवीर या नौकर की भूमिका से अलग थी। वे ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों की देखरेख और मार्गदर्शन करते थे। नैनी गिली, हाँ युवा मास्टर, मैं वहां फिर जाना चाहता हूँ। दोबारा गिल्ली की निगाहें चिंता से भरी थीं। हाँ। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और जिन के सिर पर थपथपाया। युवा मास्टर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पक्षी पहले ही मर चुका है। अब 2 महीने हो गए हैं। आपकी यह नैनी आपके बारे में इतनी चिंतित है कि वह रात में ठीक से सो नहीं पाती है। मैं पक्षी के बारे में पहले ही भूल चुका हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं वहाँ रोजाना सिर्फ इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ रहना अच्छा लगता है। तुम्हें वहाँ अच्छा लग रहा है। युवा गुरु, तुम्हें कब्र के पास रहना अच्छा नहीं लगना चाहिए। दुर्भाग्य तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। कैसा दुर्भाग्य? कब्रें मृतक का घर होती हैं। किसी के करीब रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उन जगहों से दूर रहना चाहिए, युवा स्वामी। जाहिर है, शौय कबीले की नानी भी अंधविश्वासों में विश्वास करने की प्रवृत्ति रखती थी। जिन मन ही मन आहें भर रहा था और सिर हिला रहा था। नहीं, अब से मुझे कब्रें पसंद आती रहेंगी। युवा मास्टर, नैनी, इसके बारे में सोचो। मैं शौय कबीले का सबसे छोटा बच्चा हूँ। जब जिन ने गंभीर स्वर अपनाया तो गिल्ली की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम अचानक क्यों बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि मुझे इस दुनिया में शौय के रूप में रहते हुए कितनी कब्रें बनानी पड़ेंगी? सच बताऊं तो मैं इन दिनों मृत्यु क्या है ये समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं हर दिन उस कब्र पर जा रहा हूँ ताकि मैं उससे अभ्यस्त हो जाऊं। आह, गिल्ली ने बुदबुदाया और चुप होकर वहीं खड़ी रही। वह अपने युवा स्वामी को ऐसे देखती रही जैसे उसके विचार अचानक रुक गए हों। उसका 7 वर्षीय युवा स्वामी, जो शौय के बीच एक शिकारी के रूप में पैदा हुआ था, पहले से ही भाग्य और नियति की अवधारणा का सामना करने की कोशिश कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि यह सब उसकी अपनी गलतफहमी थी। जिन बस अपनी नैनी को, जो उसके पहले जन्म में उससे छोटी थी, अपनी आज्ञा पालन करने के लिए धोखा दे रहा था। सच कहें तो कोई भी 7 साल का बच्चा ऐसे विषयों पर बात नहीं करेगा, भले ही वो भयानक शौय कबीले में पैदा हुआ प्रतिभाशाली बच्चा ही क्यों न हो। फिर भी गिल्ली और स्टॉर्म कैसल के अन्य लोगों के पास जिनके शब्दों और कार्यों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने अपने पहले जीवन की यादें बरकरार रखी हैं। जब से युवा स्वामी कुलपति से मिले हैं, तब से उनमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया है। कुलपति ने उन्हें कोई महत्वपूर्ण बात बताई होगी। गिल्ली ने अपना भाव स्थिर किया और झुक गई। ऐसी स्थिति में मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरा मानना है कि युवा मास्टर एक दिन एक उल्लेखनीय शूरवीर बनेगा जो कबीले का नेतृत्व करेगा। और आपकी ईमानदार राय सुनने के बाद मुझे कहना होगा कि मुझे आप पर बहुत गर्व है, युवा मास्टर। धन्यवाद गिल्ली। जब तक मैं स्टॉर्म कैसल नहीं छोड़ता, मैं हर दिन 1 से 2 घंटे कब्र पर बिताऊंगा। हाँ, युवा मास्टर, और जब तक मैं वहां हूँ, मैं किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहता। क्या तुम समझ रहे हो? मैं शूरवीरों को इसके बारे में सूचित करूंगा। साथ ही, युवा स्वामी। हाँ, अगर मैं आपकी नैनी और एक वयस्क के तौर पर कुछ कहूँ, तो छोटी उम्र में ऐसे विषयों पर बहुत गहराई से सोचना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। कृपया समय समय पर मजेदार गतिविधियां करके खुद का आनंद लें। ठीक है गिली, उस मामले में मुझे बाद में नाश्ते के तौर पर स्ट्रॉबेरी पाई चाहिए। उस पर ढेर सारा शहद होगा। गिल्ली के चेहरे पर अंततः रंग लौट आया और उसकी कठोर अभिव्यक्ति ढीली पड़ गई। मैं दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी पाई बनाऊंगा। अच्छा समय बिताओ। जिन ने मुस्कुराते हुए तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। मैंने कर दिखाया। अब मैं बिना किसी चिंता के प्रतिलेखन पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। पिछले 2 महीनों के दौरान जब भी जिन भूमिगत कक्ष में प्रवेश करता था, तो वह हमेशा घबरा जाता था। अगर शूरवीर या गिली उसे ढूंढते हुए आते और छेद का पता लगा लेते, तो कबीले में अराजकता फैल जाती। चूंकि मैं पिताजी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही, इसलिए अगर उन्हें इस बारे में पता भी चल गया तो वे शायद मुझे फांसी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ये बहुत ही परेशानी भरा और परेशान करने वाला होगा। अनजाने में ही उसकी नाक से गुनगुनाहट की आवाज निकली।
यहाँ तक कि पृथ्वी प्रतिध्वनि मंत्र भी एक लय बना रहा था, क्योंकि यह उस भूमिगत दीवार को नष्ट कर रहा था जिसे उसने पिछले दिन फिर से सील कर दिया था। वह हाथ से हाथ की लड़ाई की तकनीकों पर मेयर कबीले के ग्रंथों के अंतिम खंड को लिपिबद्ध करने की योजना बना रहे थे। घसीटना। वह इस बात से खुश था कि महल में उसके शेष 3 वर्ष शांतिपूर्ण रहेंगे, इसलिए उसने पृष्ठ की विषय वस्तु की प्रतिलिपि बना ली। उनका पुनर्जन्म सचमुच उनके लिए एक आशीर्वाद था। मेयर कबीले की हाथ से हाथ की लड़ाई की तकनीक को समझना कुंगेन कबीले की तलवारबाजी की तरह मुश्किल नहीं लगता, लेकिन किसी के भौतिक शरीर को आभा के साथ मिलाने के बारे में यह अंश मुझे समझ में नहीं आया। खैर, मुझे यकीन है कि यह समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। भूमिगत पुस्तकालय के अंदर 1 घंटा बीत गया। बिना आराम किए कई पन्ने लिखने के बाद जिनकी पतली और मुलायम उंगलियां धड़क रही थीं। जैसे ही उसने 3 मिनट का ब्रेक लेने का फैसला किया, उसने स्लाइडिंग दरवाजे के पीछे से शोर सुना। जिन तुरंत आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ और अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। ये कांच के ताबूत के खुलने की आवाज थी। अध्याय 8। पिछले 2 महीनों के दौरान जिन भूमिगत रहकर पुस्तकों का प्रतिलेखन किया था, वहां केवल कागज पर पेंसिल से लिखी गई बातें और कभी-कभी चलती हवा की आवाजें ही गूंजती थीं। इसलिए स्लाइडिंग दरवाजे से अलग होने के बावजूद जिनको सहज रूप से पता था कि मुराकन का कांच का ताबूत खुल रहा था, जिनकी स्थिति में कोई और होता तो भी यही निष्कर्ष निकलता। हे भगवान, मुरकना अब क्यों जाग रहा है? उसका दिल पागलों की तरह तेजी से धड़कने लगा, मानो उसने खुद पर पूरा नियंत्रण खो दिया हो। शांत और सुरक्षित स्टॉर्म कैसल का भूमिगत क्षेत्र अचानक खतरनाक हो गया था। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत सुना हो? जैसे ही सन्नाटा छा गया, जिन को अपने कानों पर शक होने लगा, पिछली आवाज कुछ और हो सकती थी, या जिन ने शुरू से ही इसकी कल्पना की होगी। हालांकि उसकी उम्मीदें तब नष्ट हो गईं, जब स्लाइडिंग दरवाजे के पीछे से एक और क्लिक की आवाज आई। सच तो यह है कि इस बार सिर्फ यही शोर नहीं था। उसे शीशे के ताबूत से कपटों के टकराने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, साथ ही किसी के पैरों के जमीन पर पड़ने की आवाज भी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि 1000 साल से सो रहा ड्रैगन अचानक नींद में चलने लगा हो सकता है कि वह किसी स्पष्ट कारण और उद्देश्य से ही जागा हो, या फिर यह हो सकता है कि उसकी नींद आखिरकार टूट गई और यह समय पूरी तरह से एक संयोग था। शांत हो जाओ। मैंने पहले कभी मुरकान को नाराज नहीं किया, उसे मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे याद नहीं था कि मुराकन पिछले जन्म में जाग गया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जिनको मुराकन के जागने की खबर न मिली हो, खासकर तब जब वो उस समय भी स्टॉर्म कैसल में रह रहा था। इस मामले में ये घटना मेरे समय पर वापस आने की वजह से हुई है। मेरा अनुमान है कि मेरे यहाँ लगातार दिखाई देने की वजह से ही मुरकन जाग गया। पूरे महाद्वीप में एक कहानी मशहूर थी, कहा जाता था कि किसी को सोते हुए ड्रैगन को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि एक प्रसिद्ध कहानी होने के बावजूद लोगों को वास्तविक जीवन में ड्रैगन का सामना शायद ही कभी करना पड़ा हो। किसी भी मामले में कहानी का नैतिक ये था कि ड्रैगन का व्यक्तित्व भयानक होता है। अरे, झिझकना। दरवाजे के पीछे से एक धीमी और गहरी आवाज जिन तक पहुंची। जिन अभी भी इस स्थिति से बचने के बारे में सोच रहा था। कुछ अराजक क्षण बीत गए, उसने मन बना लिया कि मुरकन के साथ कैसा व्यवहार करना है। सम्मानपूर्ण लेकिन निर्लज बनो, भले ही मुराकन मुझ पर हमला करने की कोशिश करे। मुझे बस शूरवीरों के आने तक समय खरीदना है, लेकिन ये केवल सबसे खराब स्थिति के लिए था। और अगर सबसे खराब स्थिति भी हो, तो जिनको पूरा भरोसा था कि वह कम से कम अपनी जान बचाकर तो बच ही सकता है। वह शनि की आध्यात्मिक शक्ति, अपने जादू और अपनी चालाकी भरी भाषा से आसानी से समय खरीद सकता था। यह असंभव था कि वह मर जाए। जैसे ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, उसके कंधों पर से तनाव कम हो गया। मुराकन उसकी कल्पना से अलग भी हो सकता था। ड्रैगन उसके साथ दुश्मनी करने के बजाय दोस्ताना व्यवहार कर सकता था। जिन खड़ा हुआ और मुरकान के सामने दरवाजा खोल दिया। काले बालों वाला सुंदर युवक जिसे वह हर रोज ताबूत में देखता था, अब उसके सामने सीधा खड़ा था। ड्रैगन का मानव शरीर सुडौल था, और कोई कभी विश्वास नहीं करेगा कि वह 1000 से ज्यादा सालों से सो रहा था। आशोई के वंशज कबीले के संरक्षक को बधाई देते हैं, जिनने जानबूझकर हकलाते हुए और घबराते हुए बात की। उनका मानना था कि उन्हें एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए जो 1000 साल पुराने ड्रैगन से डरता है। इसके अलावा शोई मुराकन को अपना संरक्षक कहते थे, इसलिए जिन ने उस शब्द पर जोर देने का फैसला किया। हाँ, मुरकन ने नाक भान से कोड़ी। संरक्षक, क्या आपने अभी संरक्षक कहा? उसने बस इतना ही कहा था कि वह जोर से बोला, लेकिन कमरे के अंदर का मन कांपने लगा और भंवर की तरह घूमने लगा। ये बात फिर से कहो, कमीने, क्या तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारे कबीले का संरक्षक हूँ? मुरकन का शरीर काले धुएं के गुबार में गायब हो गया, और फिर उसकी आंखों के सामने ही उसका वास्तविक रूप सामने आया। क्या आप भगवान मुरकन नहीं हैं? मुझे बताया गया है कि ब्लैक ड्रैगन मुरकन शोई कबीले का संरक्षक है। जब जिन ने ठीक से जवाब दिया, तो मुरकन ने उसे घूर कर देखा और कई बार पलकें झपकाईं। उसे लगा कि अब हकलाने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, उन शापित शोई कमीनों। तो यही तुमने अपने वंशजों से कहा था? हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं अपना गुस्सा इस भूरे आकार के बच्चे पर निकाल सकता हूँ। यह मुझे पागल कर रहा है। ड्रैगन का जवाब सुनकर जिनको राहत मिली, ऐसा लगता है कि वो बच्चों के प्रति पूरी तरह निर्दयी नहीं है। फिर भी ड्रैगन की काली परितारिकाओं में छिपी हत्या की मंशा उसके चरित्र का संकेत थी। यदि जिन अपने मूल 28 वर्षीय शरीर में होते, तो मुरकन बातचीत जारी रखने से पहले बिना किसी हिचकिचाहट के 1 या 2 अंक तोड़ देते। लेकिन आखिर काला ड्रैगन अब क्यों जागा? ऐसा नहीं लगता कि मैं हर दिन यहाँ आता रहा हूँ। क्या कोई और कारण हो सकता है? शायद ये शनि की शक्ति के कारण हो।
आध्यात्मिक शक्ति, छाया की शक्ति, यह एकमात्र ऐसी बात थी जिसे जिन मुर्कान के 1000 साल की नींद से जागने के पीछे का कारण समझ सका, जिनने विशेष परिस्थितियों के अलावा आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनके चारों ओर हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जा की एक सूक्ष्म मात्रा घूमती रहती थी, एक ऐसी मात्रा जिसे मनुष्य नहीं पहचान पाते थे। इस बारे में सोचें तो देवताओं के ठेकेदारों के पास आमतौर पर एक संरक्षक ड्रैगन होता है, कुछ अपवादात्मक मामलों को छोड़कर। ज्वाला के देवता शीनु के ठेकेदारों को अग्नि ड्रैगन का समर्थन प्राप्त है, जबकि पवन के देवता ज़ेयर के ठेकेदारों को पवन ड्रैगन का समर्थन प्राप्त है। यही कारण था कि सिंह कबीला शॉय कबीले से थोड़ा ज्यादा उन्नत था। आधिकारिक तौर पर सिंह कबीले के पास 100 से ज्यादा ड्रैगन हैं। कौन जानता है कि पर्दे के पीछे उनके पास और कितने हैं। हालांकि यह सिर्फ जिन की परिकल्पना थी, लेकिन परिणाम के आधार पर जिन और मुराकन के बीच यह मुठभेड़ जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर हो सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि मेरा सिद्धांत गलत हो सकता है। इसके अलावा मैंने कभी किसी ऐसे ड्रैगन के बारे में नहीं सुना है जिसका गुण छाया के समान हो। सिंह कबीले के वर्तमान कुलपति कले सिंह हैं, जो ज्वालाओं के देवता शीनु के ठेकेदार हैं। वे कहते हैं कि वह अग्नि ड्रैगन कंदूर के बहुत करीब हैं। पवन देवता ज़ेयर का ठेकेदार सिंह कबीले का वर्तमान द्वितीय कमांडर है, तथा वह पवन ड्रैगन को संभालने के लिए प्रसिद्ध है। इन दो उदाहरणों के अनुसार ड्रैगन ऐसे ठेकेदारों की तलाश करते हैं जिनमें उनके समान गुण हो। हालांकि जिनने कभी भी शनि को ड्रैगन से जोड़ने वाली कहानी नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि अपने पहले जीवन में शनि के साथ बातचीत के दौरान भी मुर्कना का विषय कभी नहीं उठाया गया था। चलो अभी इसका परीक्षण करते हैं। शुक्र है ये सबसे बुरी स्थिति नहीं है। यदि मुर्कान सचमुच जिन की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण जाग गया था, तो उसे डरने की कोई बात नहीं थी। मुर्कना ने अचानक गहरी सांस ली, ठीक वैसे ही जैसे किसी कुत्ते को किसी स्वादिष्ट चीज की गंध आ गई हो, या किसी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को जो आखिरकार सिगरेट जलाने में कामयाब हो गया हो। हाँ, वैसे भी इस बच्चे को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह ऊर्जा अच्छी खुशबू देती है, किसी कारण से यह मुझे बहुत अच्छा महसूस कराती है। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? ये जिन शोए लॉर्ड मुर्कन है। अच्छा, जिन तुम कहते हो। ईमानदारी से, मुझे तुम्हारे नाम की कोई परवाह नहीं है। तुम शोए हो, है न? तो मुझे तुरंत शनि के ठेकेदार के पास ले चलो। शनि का ठेकेदार, ये सही है। ये गहरी ऊर्जा केवल ठेकेदार के पास ही इतनी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि यह ठेकेदार टैमिट जैसा असभ्य न हो, वह कमीना। टैमिट शॉय प्रथम कुलपति का नाम। जिन लगभग अनजाने में खुशी से चिल्ला उठे। ऐसा लग रहा था कि उसका दूसरा जीवन बहुत ही सहज होने वाला है। उसे लगा कि उसके पिछले सवालों और चिंताओं का जवाब और समाधान इतनी जल्दी मिल जाएगा। अब ये निश्चित है, वह आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण जाग गया। इसके अलावा उसकी प्रतिक्रिया, इसका मतलब है कि इस रिश्ते में मैं ही ताकतवर हूँ। सूंघो। मुर्कना अब जिनको पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऊर्जा को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच जिन ने एक क्षण के लिए विचार किया, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं ठेकेदार हूँ, या मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। पहला विकल्प बेहतर होगा। पहले विकल्प के साथ जिन भविष्य में मुराकन को नौकर की तरह आदेश देने में सक्षम होगा। दूसरा विकल्प ज्यादा परेशानी भरा होगा। अगर जिन ने अनभिज्ञता दिखाई, तो ड्रैगन उसे कबीले के किसी वयस्क को लाने के लिए कहेगा, और अगर जिन किसी वयस्क को यहाँ लेकर आया, तो उसे यह बताना होगा कि यह स्थिति पहली बार कैसे आई। ऐसी स्थिति में उसे इन शांतिपूर्ण दिनों को अलविदा कहना पड़ेगा। वो और कोई किताब नहीं लिख पाएगा। इसके अलावा मुर्कन के साथ उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिनकी हथेली पर आग की लपटों की तरह नाचती हुई ऊर्जा की एक छोटी सी गेंद प्रकट हुई। सूंघो। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग साफ हो रहा है। मुर्कन ने अपनी आंखें खोलने से पहले ऊर्जा की खुशबू का आनंद लिया। तुरंत वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। ऐसा लगता है कि मैं ही वह ठेकेदार हूँ जिसे आप खोज रहे हैं, लॉर्ड मुर्कन। तुम? असंभव, यह पागलपन है। शनि ने तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ अनुबंध किया। मुर्कन डर के मारे पीछे हटने लगा। वह अपने ही पैरों पर ठोकर खाकर लगभग गिर पड़ा, और उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। यह पागलपन है, अस्वीकार्य। अरे सोल्डरेट, तुम सुन रहे हो, है न? क्या तुम आखिरकार पागल हो गए? खुद को समझाओ। जब मुर्कन घबरा रहा था, तो जिन ने अपने दूसरे हाथ पर छायाओं का दूसरा समूह बनाया। मेरे पिता ने मुझे बताया कि यह शक्ति मुझे उस प्राणी ने दी है जो इस संसार में छायाएं लेकर आया है। मुर्कन पीछे की ओर गिर पड़ा और जिन की ओर देखने लगा। सन्नाटा छा गया। जिन अपनी बातचीत जारी रखना चाहता था, लेकिन मूड ठीक नहीं था। जब उसने देखा कि मुर्कन का धैर्य अचानक टूट गया है, तो वह ऐसा नहीं कर। उसके हाव भाव उसी क्रम में बदल रहे थे। ओही शनि, यह मजाक है न? ये सही नहीं है। कुछ तो बोलो। 1000 साल का वादा करने वाला ठेकेदार यह बच्चा क्यों है? शनि ने कभी खुद को नहीं दिखाया। उनकी चुप्पी भी जिनकी चिंताओं में से एक थी। जब उन्होंने अपना अनुबंध किया था, तब वे दोनों अच्छे दोस्तों की तरह बातें करते थे। लेकिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले से लेकर आज तक शनि ने जिनसे कभी बात नहीं की। किसी भी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि मुर्कन को इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। हालांकि वह एक ड्रैगन था। अपने गुस्सेल स्वभाव और दुष्ट व्यक्तित्व के बावजूद वह अभी भी एक ड्रैगन था जो हजारों सालों से जीवित था। उसके पास एक गहरी अंतर्दृष्टि थी, साथ ही एक अदम्य आत्मा थी जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में निराश नहीं होती थी। मुर्कन ने जल्द ही इस बेतुकी स्थिति को स्वीकार कर लिया। अभी वह यही कर सकता था। बच्चे, हाँ, ऐसा लगता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके साथ मुझे अपनी सांस को समायोजित करना होगा, जैसा कि शनि के साथ मेरे वादे के अनुसार है।
एक ड्रैगन की सांस। एक ड्रैगन ने व्यक्तिगत रूप से जिन को ऐसा घोषित किया था, और यह मुर्कना था, वह काला ड्रैगन जिसे पहले कुलपति ने हराया था। जब वह जादूगर था, तो जब भी वह जादूगरों के ड्रैगन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की अफवाह सुनता था, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। जैसे जैसे उसकी भावनाएं तीव्र होती गईं, उसकी नाक में खुजली होने लगी। वो उत्तेजना में अपने चेहरे पर बढ़ती गर्मी को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अपनी सांस को समायोजित करने से आपका मतलब है? तुम अभी भी विवरण समझने के लिए बहुत छोटी हो, और मैं अभी तुम्हें ये सब समझाने की स्थिति में नहीं हूँ। जिन ने चुपचाप उसके उत्तर पर सिर हिलाया। सबसे पहले, शनि के मित्र के रूप में, मुझे शनि के ठेकेदार से औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की अनुमति दीजिए। वूश। कमरे में तेज हवा चल रही थी। हवा में एक काली ऊर्जा बनने लगी और मुर्कना के शरीर के चारों ओर घूमने लगी। वो अपने ड्रैगन रूप में बदल रहा था। मुराकन को ढकने वाली काली ऊर्जा बादल की तरह फैल गई, और एक विशाल काला ड्रैगन जिसने भूमिगत कमरे को पूरी तरह से भर दिया, जिनकी दृष्टि में प्रवेश कर गया। मैं मुर्कन हूँ, शनि का प्रतिनिधि और उसका मित्र, छाया से निर्मित प्रथम प्राणी का अंतिम वंशज। 1000 साल के वचन का पालन करते हुए मैं आज से तुम्हारा जीवन पर्यंत साथी बनूंगा। अपना नाम बताओ। एक भव्य आवाज ने कमरे को हिला दिया। पहले वाला गरम मिजाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं जिन शॉय हूँ, शॉय का 13वां और अंतिम बच्चा। जिन ने अपने कांपते हुए दिल को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए उत्तर दिया। हर दिन बहुत मजेदार है। मुर्कना से मुठभेड़ को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। जिन 8 साल का हो गया और उसने कुल 50 गुप्त ग्रंथों का लिपिबद्ध किया। आज वह दिन है जब टोना जुड़वा बहनें स्टॉर्म कैसल छोड़ देंगी। अब अगले 2 साल तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। जिन ने सोचा, जब वह खिड़की से बाहर देख रहा था और नौकरों को जुड़वा बच्चों का सामान गाड़ी में पैक करते हुए देख रहा था। जिस दिन से उसने उन्हें दालान में पीटा और चिड़िया की कब्र के पास छोड़ दिया, तब से टोना जुड़वा ने उसे फिर कभी परेशान नहीं किया। नौकरों ने खुशी खुशी उस घटना को चिड़िया का बदला कहा, क्योंकि वे भी जुड़वा बच्चों को बहुत पसंद नहीं करते थे। जिन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे अतीत में उनके द्वारा परेशान किया गया था, लेकिन उस दिन से ही जिनके बड़े भाई आज्ञाकारी हो गए और उसकी हर बात मानते थे। वो उन्हें आदेश दे सकता था और उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार कर सकता था, जो काफी व्यवहारिक था। हालांकि उनकी नानी एम्मा का अस्तित्व परेशान करने वाला था। वो जिनके साथ दोस्ताना व्यवहार करने का दिखावा करते हुए उन पर पूरी तरह से नजर रखती थी। कुछ ही महीनों में वह चतुर महिला मेरा पीछा करने की कोशिश करती जब मैं कब्र पर ध्यान करने जाता। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं भूमिगत हो गया हूँ, इसलिए ये सही है कि वह अब जा रही है। आज तक जिन ने एमा को बुरी तरह से नजरअंदाज किया और जब भी उसने उससे संपर्क करने की कोशिश की, उसने उसे रोक दिया। उसके असली इरादे दिन की तरह स्पष्ट थे। बाहरी तौर पर वह चाहती थी कि वह टोना जुड़वा बच्चों के साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह यह उम्मीद कर रही थी कि जिनकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी और जुड़वा बच्चे उसे कुचल देंगे। एम्मा की परेशान करने वाली नजरें आखिरकार अब नहीं रहेंगी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ फिर हुआ, तो मुझे कार्रवाई करनी होगी और उससे निपटना होगा। आज तक एम्मा ने अपने दांत नहीं दिखाए थे और न ही खुलेआम जिनकी पीठ में छुरा घोंपा था। इसके बावजूद जिन ने एम्मा को एक विदाई उपहार देने का फैसला किया जो उसे जीवन भर परेशान करेगा। युवा स्वामी, अब आपको अपने भाइयों से विदा लेनी चाहिए। ठीक है गिली, चलो चलें। वे दोनों स्टॉर्म कैसल के प्रांगण में उतरे। लगातार हो रही बारिश के बीच टोना जुड़वा को मुख्य घर तक ले जाने आए शूरवीर चुपचाप खड़े थे। एक 7 सितारा संरक्षक शूरवीर और 5-6 सितारा संरक्षक शूरवीर, वे सभी रनकेंडल के मुख्य घर का हिस्सा थे। जुड़वा बच्चे बीच में थे और उनके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी, क्योंकि अब वे अंततः अपने शैतान भाई से दूर हो गए थे। बड़े भाई, हाँ जिन। अरे, जब जिन ने उनसे बड़ी मुस्कान के साथ बात की तो उसके भाई तनाव में आ गए। तुम इतने हैरान क्यों हो? मैं तो बस तुम्हें विदा करने आया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जिन, मुझे लगता है कि मैं अगले 2 सालों तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। ये बहुत बुरा है न? उससे सहमत न होने के बावजूद टोना जुड़वा बहनों ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। उनके कंधे थपथपाने के बाद जिन एम्मा की ओर मुड़ा। आप भी सुरक्षित रहें, नानी एम्मा। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर। क्या आप थोड़ी देर के लिए नीचे झुक सकते हैं? एम्मा ने खुद को जिन की आंखों के स्तर पर नीचे झुकाया। फिर वह उसके कान के पास गया और फुसफुसाया, एम्मा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुख्य घर में थोड़ी अधिक सावधानी से काम करोगी। जैसे ही उसके मस्तिष्क ने उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझा, एम्मा का चेहरा मौत के समान सफेद रंग में बदल गया। जब उसे एहसास हुआ कि यह 8 वर्षीय बच्चा उसकी हरकतों और छिपे इरादों को पूरी तरह से जान चुका है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका गला भर आया और वह उसे जवाब नहीं दे सकी। फिर भी एम्मा ने किसी तरह अपने शरीर को हिलाने के लिए मजबूर किया और अपने कांपते हुए शरीर को छिपाने की कोशिश करते हुए जिन को प्रणाम किया। हमें अब प्रस्थान करना चाहिए युवा मास्टर जिन। मैं 2 वर्षों में आपके गरिमा में रूप को देखने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा करूंगा। शूरवीरों ने प्रस्थान करने से पहले जिन को सलामी देने के लिए अपनी तलवारें उठाई। इसके बाद वे माउंट मुराकन के नीचे प्रतीक्षा कर रही गाड़ी पर सवार होकर शॉय के मुख्य भवन गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स की ओर चल पड़े। जिन भी अगले 2 वर्षों में वहां चले जाएंगे। धत बच्चे, पहले ही अपना स्पष्टीकरण दे दो, ऐसा स्पष्टीकरण जो मैं समझ सकूं। तूफान महल का भूमिगत क्षेत्र मुर्कन ने अपनी निराशा जिन के सामने व्यक्त की और जिन द्वारा लाई गई टोकरी को पकड़ लिया। 8 वर्षीय लड़के ने हल्के से उसकी बातों को अनदेखा किया और शेल्फ की ओर बढ़ गया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? टोकरी में सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी पाई क्यों है? क्या तुम ग्रेट मुर्कान को देख रहे हो? मुर्कन क्रोधित था, एक स्ट्रॉबेरी पाई के कारण। अरे भगवान, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास कम से कम एक पाई तो है। मुझे अपने हिस्से का कुछ हिस्सा बचाना था।
क्या तुम सच में मानते हो कि एक ड्रैगन एक छोटी सी पाई से ही तृप्त हो जाएगा? खैर, मुझे विश्वास नहीं था कि स्ट्रॉबेरी पाई के कारण ड्रैगन क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास है। स्ट्रॉबेरी पाई मुर्कना द्वारा 1000 वर्षों में खाया गया पहला स्वादिष्ट भोजन था। यह एकमात्र ऐसा भोजन था जो इस भूमिगत कक्ष में उसके पेट, जीभ और मन को तृप्त कर सकता था, क्योंकि वह अभी भी यहाँ फंसा हुआ था। क्या मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण तुम्हें भोजन के बिना भी तृप्ति का एहसास नहीं होता? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम निर्दयी बदमाश। क्या तुम नहीं जानते कि ड्रैगन बहुत ही नखरेबाज होते हैं? और न केवल मैं तुम्हारी परिस्थितियों के कारण इस घुटन भरी जगह को छोड़ने में असमर्थ हूँ, अब तुम मुझे अतिरिक्त स्ट्रॉबेरी पाई भी नहीं दोगे। जागृति के बाद से ही मुर्कन ने भूमिगत कक्ष को नहीं छोड़ा था। ये सब जिनके लिए था। उसे मुर्कान के साथ अपने संबंध को तब तक छुपाना था जब तक वह काफी मजबूत नहीं हो जाता, और मुर्कान भी मानता था कि यह सही विकल्प था। भूमिगत कक्ष तक केवल ध्वजावाहकों की ही पहुंच थी। यदि कबीले को पता चल गया कि जिन गुप्त ग्रंथों की नकल करने के लिए यहाँ छिपकर आ रहा है, तो साइरॉन संभवतः मुराकन को भी जिम्मेदारी लेने के लिए कहेगा, भले ही वो कबीले का संरक्षक देवता हो जो 1000 साल की नींद से जागा हो। दूसरे शब्दों में, जिन और मुराकन एक ही अपराध के भागीदार थे। हाँ, तुम और तुम्हारी यह स्वादिष्ट भाषा। तुम ही हो जिसने कहा था कि तुम्हें पाई के अलावा मेरे द्वारा लाया गया कोई भी खाना पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है कि इस स्टॉर्म कैसल में स्ट्रॉबेरी को हवाई जहाज से लाना इतना आसान है? जिन भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे। न केवल मौसम के बावजूद महल में लगातार बारिश होती थी, बल्कि यह माउंट मुर्कना की चोटी पर भी स्थित था। महल में ताजी स्ट्रॉबेरी की आपूर्ति करना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा इस पेटू काले ड्रैगन ने कहा कि स्टॉर्म कैसल में अन्य सभी भोजन कचरा था, और केवल गिल्ली की स्ट्रॉबेरी पाई के लिए कहा। हे भगवान, क्या ये वह युग है जहाँ लोग स्ट्रॉबेरी पाई भी ठीक से नहीं खा सकते? आप जिस युग की बात कर रहे हैं उसके सिर्फ 2 साल बचे हैं, इसलिए उसे खाना अभी से बंद कर दें। चलिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा युग है जहां असभ्य बच्चे शक्तिशाली काले ड्रैगन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अंत में मुर्कना ने हार मान ली। ऐसा नहीं था कि कोई स्ट्रॉबेरी पाई हवा से अचानक प्रकट हो जाए, क्योंकि वह उस बच्चे पर गुस्सा हो गया था। स्वादिष्ट, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुमने कहा कि तुम्हारी नैनी ने इसे पकाया है? जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो तुम मुझे उनसे जरूर मिलवाओगे। हाँ हाँ, आपने यह बात पहले भी दर्जनों बार कही है। जिन ने झल्लाहट में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। पिछले 6 महीनों के दौरान जिनकी ड्रैगन संबंधी दृष्टि उसके सामने वाले निकम्मे व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। अपने जादूगर के दिनों में उन्होंने जिन पौराणिक ड्रैगन की कल्पना की थी, बुद्धिमान, राजसी, रहस्यमय किंतु शक्तिशाली प्राणी। लेकिन उसके सामने जो ड्रैगन था वह बचकाना, बेहद सनकी और पूरी तरह से आलसी था। वह हमेशा लेटा रहता और अपनी कमर खुजलाता हुआ किसी बात की शिकायत करता रहता। स्ट्रॉबेरी पाई को एक पल में निगल जाने के बाद मुर्कना एक बार फिर एक अजीब जगह खुजला रहा था। एकमात्र बात जिसके बारे में मेरी कल्पना सही थी वह ये है कि ड्रैगन कितने शक्तिशाली होते हैं। शायद पहली मुलाकात के बाद से ही मुर्कना ने जिनको आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ कई प्रकार की मार्शल आर्ट का प्रयोग करना सिखाना शुरू कर दिया। यद्यपि उन्होंने कभी भी उनसे व्यक्तिगत रूप से युद्ध नहीं किया था, फिर भी जिनको उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन के माध्यम से यह महसूस हो गया था कि मुर्कना कितना शक्तिशाली था। हालांकि मुर्कना की अधिकांश शक्ति वर्तमान में सील कर दी गई थी, क्योंकि जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बहुत कमजोर थी। आध्यात्मिक ऊर्जा मुर्कना की शक्ति और अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता थी, ठीक वैसे ही जैसे पौधों के लिए सूर्य आवश्यक था और जलीय जीवन रूपों को जीवित रहने के लिए समुद्र की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन मुर्कान के लिए सूर्य की तरह था, एक अपूरणीय अस्तित्व। हालांकि यह एक ऐसा सूरज था जिसे और अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी, मुर्कना की पूरी ताकत वापस आने के लिए, जिनको बूढ़ा होना पड़ा और अधिक शक्तिशाली बनना पड़ा। 30 मिनट तक प्रतिलेखन का काम करो, फिर दालान में आ जाओ। ठीक है। प्रतिलेखन समाप्त करने के बाद जिन वहां से चला गया और मुर्कान का सामना करने के लिए दालान में प्रवेश किया। आज तुमने क्या कॉपी किया? अट्टिला कबीले की तलवारबाजी की किताब। ओह अत्तिला, उनकी तलवारबाजी बहुत अच्छी थी। मुझे याद आता है कि कैसे मैंने उनके कुलपिता को अपने दांत गड़ाकर लगभग 1500 साल पहले मार डाला था। क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? लगभग 30% सामग्री, बाकी हिस्सा मुझे समझ में नहीं आया। निराश मत होइए, यह अभी भी अविश्वसनीय है कि आपने अपनी उम्र में इसका 30% ही समझा है। मात्र 8 वर्ष की आयु में अट्टिला कबीले की गुप्त पुस्तक का लगभग 30% भाग समझ लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि जिनको और अधिक की लालसा थी, ये एक विशाल उपलब्धि शौय मानकों के अनुसार थी, लेकिन यह उसका दूसरा जीवन था, इसलिए जिन उससे कहीं अधिक हासिल करना चाहता था। यदि वह सामान्य प्रतिभा के मानक को पार नहीं कर पाया, तो वह एक बार फिर अपने 12 प्रतिभाशाली भाई बहनों पर हावी नहीं हो पाएगा। मेरी उम्र में प्रथम कुलपति इस पुस्तक का कितना हिस्सा समझ पाते? कुहाहा, ठीक है, तुमने कहा था कि तुमने चयन अनुष्ठान के दौरान टैमर की तलवार चुनी थी। क्या इसलिए तुम अपनी तुलना उससे करते रहते हो? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने लोगों को लगातार यह कहते सुना है कि पहला कुलपति इतिहास का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, इतना कि यह वाक्यांश अब मेरे दिमाग में अंकित हो गया है, इसलिए मैं खुद की तुलना उनसे कर रहा हूँ। इतिहास का सबसे ताकतवर आदमी, तुम कहते हो? ठीक है, टेमा वाकई अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता, जिन्हें जेनेसिस नाइट कहा जाता है, शायद टेमा से एक स्तर कमजोर हैं। ये शक्ति का ऐसा क्षेत्र था जिसकी जिन ने कल्पना भी नहीं की थी। शनि के साथ अनुबंध करने के बाद अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों के दौरान जिनकी तेज विकास गति के बावजूद उसे जेनेसिस नाइट दायरे तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था।
भले ही वह शनि के कहे अनुसार अद्वितीय जादुई तलवारबाज बन गया हो, फिर भी जिन को यकीन नहीं था कि वह अपने पिता को हरा पाएगा। हम जरूर। ठीक है, मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट करना सबसे अच्छा होगा। क्या स्पष्ट करें? तुम्हारे और तेमार के बीच का अंतर। जिन ने सिर हिलाया और मूर्खन के अगले शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। 8 साल की उम्र में टेमा उस किताब में एक भी वाक्य नहीं समझ पाता। इसके बाद कुछ देर के लिए विराम हुआ और फिर मूर्खन ने बोलना जारी रखा। लेकिन किसी की प्रतिभा को हमेशा तलवारबाजी के ज्ञान और समझ से नहीं मापा जा सकता। मैंने जो देखा है उसके अनुसार आप काफी प्रतिभाशाली हैं। वास्तव में आप एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह हैं जो हर सैकड़ों साल में एक बार पैदा होता है। हालांकि आप अभी भी टेमा की तुलना में नहीं हैं। ये कुछ हद तक निराशाजनक है। मुझे यकीन है कि आपके जेनेसिस नाइट पिता आपसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं। तो फिर क्या मैं अपनी प्रतिभाओं में असमानता के कारण अपने पिता पर कभी हावी नहीं हो पाऊंगा? अपने पिता पर हावी होने के लिए पुनर्जन्म लेने वाले जिनका यही सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, अगर वह सोहमवीर के खिलाफ नहीं जीत पाता तो जिनके पास जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता और वह फिर से बाहर न निकलने की कोशिश करता ताकि वह शौर्य के क्रोध का शिकार न हो। अपने पहले जीवन में दयनीय मौत। 3 9 सितारा शूरवीर जिन्होंने शौर्य साम्राज्य पर हमला किया था, जिनकी परिकल्पना ये थी कि सोहमवीर ने गुप्त रूप से उन तीनों को भेज दिया था, भले ही वह दृढ़ता से चाहता था कि यह झूठ हो। वास्तव में यदि बात केवल तलवारबाजी की हो तो आप अपने पिता से नहीं जीत पाएंगे। अगर बात सिर्फ तलवारबाजी की हो तो ये सही है, तुम बदमाश, ऐसा मत सोचो कि दुनिया सिर्फ तलवारबाजी के इर्द गिर्द घूमती है। तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति और जादू भी है। आधी हकीकत, यदि आप जादू और आध्यात्मिक शक्ति में चरम सीमा तक निपुण हो जाते हैं तो आप टैमा से भी अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। अपने पिता से तो दूर की बात है, इसलिए अधीर मत बनो। मैं अधीर नहीं हूँ, मैं बस अपनी सीमाएं जानना चाहता था। हाँ, शनि की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के बाद भी तुम अपनी सीमाओं के बारे में सोच रहे हो। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अभी भी एक बच्चे हो, तुम बस बहुत अनजान हो। देवताओं के बीच सोल्डरेट का उपनाम है अनंत। अनंत, ये सही है। अनंत, आपके पास जो क्षमता है वह दुनिया में किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा है। यह अनंत है, असीम है। इसलिए अभी सिर्फ बड़े होने पर ध्यान दें। आपको इस घुटन भरी जगह को छोड़कर दुनिया का पता लगाना होगा ताकि आप जीवन का अनुभव कर सकें। तो फिर आज का प्रशिक्षण किस बारे में है? अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करना। आप बाद में मार्शल आर्ट की मूल बातें हमेशा सीख सकते हैं, इसलिए आज से लेकर जब तक आप स्टॉर्म कैसल नहीं छोड़ेंगे तब तक आप केवल अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रशिक्षण लेंगे।